तो ये स्टोरी अभी नई आई है और इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो कहानी तब शुरू होती है जब एक लड़का अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसे कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसके सामने एक औरत खड़ी होती है और प्यार से मुस्कुरा रही होती है। उसे दिल से लगता है कि उसकी माँ है, लेकिन फिर भी उसका मन कहता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे याद है कि उसकी माँ ऐसी नहीं थी। वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका हाथ बहुत छोटा है। वो समझ जाता है कि उसका शरीर अभी एक छोटे बच्चे का है। वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ है। इसी बीच उसे एक और अजीब बात दिखती है। उसे अपने सामने कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं। वो देखता है कि उसका लेवल फिर से 1 हो गया और उसका कोई नाम भी नहीं है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी वो सुनता है कि उसकी माँ एक बूढ़े आदमी से बात कर रही है और उसे एम्परर कह रही है। ये सुनकर लड़के के मन में आता है कि शायद ये आदमी इस जगह का किंग है। वो ये एम्परर उसे एक नाम देता है, नोहा, और उसे 13th प्रिंस बना देता है। ये सुनकर नोहा अंदर से चौंक जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ऐसा नाम और ऐसा टाइटल सिर्फ एम्परर के बेटे को ही मिलता है। फिर एम्परर पूछता है कि नोहा की पावर किससे जुड़ी है। उसका सर्वेंट बताता है कि उसकी पावर वाटर से जुड़ी है। एम्परर ये सुनकर कहता है कि नोहा को एक ऐसा लैंड दिया जाए जहां वाटर क्लाइन के लोग रहते हैं। जैसे यह तय होता है, नोहा देखता है कि उसके सामने दिख रहे नंबर्स बदल जाते हैं। उसकी वाटर पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे सब बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे नंबर्स नहीं देखे थे। इसके बाद सर्वेंट एक मैजिक करता है और नोहा की पावर सबके सामने दिखाई देने लगती है। उसकी मां हैरानी से कहती है कि ये ताकत उसके पैदा होने के समय से कहीं ज्यादा है। सर्वेंट समझाता है कि इसका मतलब है कि नोहा की पावर बहुत जल्दी अवेकन हो गई है। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर किसी ने नहीं देखी थी। नोहा बस इतना समझ पाता है कि उसे एक नया जीवन मिला है और वो एक रॉयल फैमिली में जन्म ले चुका है। ये सब मायर्स एम्पर नाम की जगह में हो रहा होता है। ये एम्पर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स रहते हैं। ये जगह बहुत रिच और पीसफुल मानी जाती है। एम्पर के कई बेटे हैं और लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। 6 साल बीत जाते हैं और नोहा को एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है। लोग उसकी पावर को अलग नजर से देखते हैं। सबको लगता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन नोहा देख पाता है कि उसकी पावर दूसरों से जुड़कर बढ़ रही है। उसे एहसास होता है कि जितने ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ेंगे वो उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा। अब नोहा 6 साल का हो चुका होता है। वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर आता है। मेड्स उसकी तारीफ करती हैं, क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे आमतौर पर बहुत शरारती होते हैं, लेकिन नोहा शांत और समझदार रहता है। फिर भी नोहा जानता है कि वो भी छोटा है और उसकी लिमिट्स है। ब्रेकफास्ट के समय उसे बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस उससे मिलने आए हैं। नोहा समझ जाता है कि इतने बड़े लोग वेटिंग में रहे, ये ठीक नहीं है। वो तुरंत उठकर उनसे मिलने चला जाता है। वो उनके सामने झुककर रिस्पेक्ट दिखाता है। वो देखता है कि क्राउन प्रिंस बहुत सीरियस और स्ट्रॉन्ग दिखता है, जबकि फोर्थ प्रिंस उसे हल्की मुस्कान के साथ देखता है। वो बताते हैं कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। एक आदमी बड़ी मेहनत से एक भारी चीज अंदर लाता है, जो एक छोटे कॉफिन जैसी लगती है। जैसे ही वो चीज जमीन पर रखी जाती है, नोहा के दिल में अजीब सी हैवी फीलिंग आ जाती है। उसे लगता है जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चीख रहे हो और मदद मांग रहे हो। नोआ समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं है और अब बहुत कुछ सीरियस होने वाला है। कॉफिन के अंदर रखी स्वॉर्ड से बहुत डरावनी फीलिंग निकल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे उस तलवार के अंदर बहुत दर्द और बुरी मेमोरीज बंद हो। नोहा को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि वो उस स्वॉर्ड को उठाकर देखे। नोहा जानता है कि रॉयल फैमिली में मिला गिफ्ट मना नहीं किया जा सकता। डरते हुए वो दोनों हाथों से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तलवार बहुत ज्यादा हैवी होती है। नोहा के छोटे से शरीर पर पूरा जोर पड़ता है, लेकिन वो उसे गिरने नहीं देता। उसके हाथ कांपते हैं, फिर भी उसकी पकड़ ढीली नहीं होती। कमरे में खड़े सब लोग ये देखकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा इतनी भारी सोर्ड को कैसे संभाल पा रहा है। फिर उसे बताया जाता है कि इस सोर्ड का नाम लिवियाथन है। ये वाटर पावर से जुड़ी बहुत पावरफुल सोर्ड है। इसे कंट्रोल करने की कोशिश में कई लोग अपनी जान तक खो चुके हैं। ये सुनते ही नोहा का दिल तेज धड़कने लगता है और उसका हाथ थोड़ा और कांप जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। उसे ये भी बताया जाता है कि ये सोर्ड हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करती, जिनके अंदर सही पावर और सही नेचर नहीं होता। वो इसे उठाते ही बुरी हालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन नोहा इसे पकड़े रहता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि ये सब उसे टेस्ट करने के लिए किया गया था। उसके मन में थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो जानता है कि अभी शांत रहना ही सबसे सेफ है। उस रात नोहा अपने रूम में होता है। तभी वो देखता है कि उसकी सर्वेंट जोई पहले जैसे खुश नहीं लग रही। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है और आंखों में वरी साफ दिखती है। नोहा उससे वजह पूछता है। काफी देर बाद जोई सच बताती है। वो बताती है कि उसके गांव में अचानक तेज फ्लड आ गई थी। खेत बह गए, घर टूट गए और उसकी माँ वहां अकेले फंस गई थी। अब उसके पास ना काम बचा है और ना ही कोई सहारा। ये सुनकर नोहा का मन भारी हो जाता है।
वो ज्यादा देर सोचता नहीं, वो तुरंत फैसला करता है कि जोई की माँ को अपने हाउस में काम दिया जाएगा ताकि वो सेफ रह सके। वो उसके रहने के लिए जगह और अच्छी पेमेंट देने का भी इंतजाम करता है। नोआ के लिए ये सब नॉर्मल बात होती है, लेकिन जोई के लिए ये नई जिंदगी जैसी होती है। जोई की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, उसके दिल में बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। नोआ बस इतना सोचता है कि जो लोग उसके साथ है उन्हें डर और मजबूरी में नहीं जीना चाहिए। वो चाहता है कि उसके आसपास के लोग सेफ रहें और उन्हें किसी मुश्किल में अकेले ना छोड़ा जाए। इसके बाद नोहा हाउस का सारा काम देखने वाले बड़े आदमी को बुलाता है। वो उसे कहता है कि जहाँ फ्लड आई वहाँ की लैंड खरीदी जाए। उसका सोचना साफ होता है, मुश्किल समय में लोग घबरा कर अपनी जमीन बहुत सस्ते में बेच देते हैं। अगर लैंड पहले खरीद ली जाए तो कई फैमिलीज को बाद में बचाया जा सकता है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतना छोटा बच्चा इतनी दूर की सोच सकता है। नोहा के लिए अजीब नहीं होता, उसकी बॉडी भले ही छोटी हो लेकिन उसकी थिंकिंग बहुत बड़ी होती है। वो समझ चुका होता है कि असली पावर सिर्फ मैजिक या वेपन में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने में होती है। अल्मीरिया में आने वाला टैक्स और एम्परर की तरफ से मिलने वाले गिफ्ट्स को मिलाकर 13th प्रिंस नोहा के पास लगभग 5 लाख रियान होते हैं। लेकिन पूरा हिसाब लगाने पर पता चलता है कि अभी भी करीब 2 लाख रियान कम है। नोहा चुपचाप बैठकर सब सोचता रहता है। फिर वो एक बड़ा और मुश्किल फैसला लेता है। वो कहता है कि कैपिटल के साउथ में जो लैंड उनके नाम है उसे बेच देना चाहिए। ये लैंड बहुत स्पेशल होती है क्योंकि ये खुद एम्पर ने गिफ्ट दी थी। ऐसे लैंड को बेचना आसान नहीं होता और इसे गलत भी माना जा सकता है। ये सुनते ही हाउस के मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर एम्परर को पता चला तो वो नाराज हो सकते हैं। जोई और डैनियल दोनों नोआ को रोकने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन नोआ बिल्कुल काम रहता है। वो कहता है कि बड़े हाउस में जन्म लेने का मतलब सिर्फ आराम से जीना नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि जब लोगों पर मुसीबत आए तो सबसे पहले आगे बढ़कर हेल्प करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी परेशानी से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है तो ये रास्ता चुनने को तैयार है। ये सुनकर डायलन का सिर झुक जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि नोहा उम्र में भले ही छोटा हो लेकिन सोच में बहुत बड़ा है। डायलन को याद आता है कि वो खुद भी उसी एरिया से है जहाँ हाल ही में फ्लड आई थी। उसका मन और भी भर जाता है। वो नोहा को दिल से धन्यवाद देता है और तय करता है कि वो उसके हर डिसीजन और हर ऑर्डर के साथ खड़ा रहेगा। अगले दिन घर में काफी हलचल थी। सफर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। गाड़ियों की मरम्मत हो रही थी, खाने पीने का सामान रखा जा रहा था और हर किसी को उसकी डाइट समझ में आ रही थी। तभी फोर्थ प्रिंस हेनरी वहां आ गए। उन्हें देखते ही सब लोग रिस्पेक्ट में झुक गए। हेनरी ने नोहा से पूछा, कहीं जाने की तैयारी है क्या? नोहा ने सीधे जवाब दिया, हाँ, मैं 200 जा रहा हूँ। वहाँ फ्लड आई थी, मैं खुद हालात देखना चाहता हूँ। हेनरी की नजर एक गाड़ी पर रखे कॉफिन पर पड़ी जिसमें मैजिक स्वॉर्ड रखी थी। वो नोहा को थोड़ा अलग ले गया और गंभीर आवाज में बोला, ये स्वॉर्ड बहुत डेंजरस है, इसकी पावर अजीब है और ये हर किसी की सुनती नहीं। नोहा ने शांत होकर कहा कि मैं अभी इसे यूज नहीं करूंगा, बस साथ रखकर इसे समझना चाहता हूँ। हेनरी ने उसे चेतावनी दी, जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। नोहा ने सिर हिलाकर कहा कि वो ये बातें याद रखेगा। कुछ समय में कारवां 200 पहुंच गया। वहां का नजारा दिल दहलाने वाला था। चारों तरफ पानी के निशान थे, कई घर टूट चुके थे और कीचड़ में लोगों की जिंदगी दबसी गई थी। नोहा वहीं खड़ा सब देखता रहा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि सिर्फ पैसे बांटने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सही प्लानिंग की जरूरत है। उसने डायलन को गवर्नमेंट ऑफिस भेज दिया ताकि लैंड पेपर्स की जांच हो सके। फ्लड में बहुत से लोग के कागज वहां बह गए और अगर समय पर मदद ना की गई तो चालाक लोग उन्हें धोखे दे सकते हैं। जो ये सब देखकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नोहा एक नजर में इतनी सारी बातें समझ गया। नोहा खुद जमीन देखने निकल पड़ा। खेतों में पानी भरा हुआ था, सब्जी सड़ चुकी थी। इस साल खेती होना इम्पॉसिबल लग रहा था। इसका मतलब साफ था, लोगों के पास ना खाने का इंतजाम होगा न कमाने का। ये सोचकर नोहा का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जोई ने उसे रोक कर कहा, यहाँ चलना रिस्की है, जमीन धंस सकती है। नोहा हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर मैं खुद नहीं देखूंगा तो सही डिसीजन कैसे लेऊंगा? फिर मजाक में बोला, अगर रोका तो रात में चुपचाप अकेले जाऊंगा। जोई चुप हो गई क्योंकि वो जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। तभी दूर से आवाज आई। पता चला कि फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये देखकर थोड़ी राहत मिली कि एम्पर ने मदद भेजी है। लेकिन जब नोहा ने खाना देखा तो उसका मन भारी हो गया। वो बहुत पतला था, जैसे सिर्फ गर्म पानी हो, और स्मेल भी ठीक नहीं थी। साफ था कि खाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग भूखे तो नहीं मरेंगे, लेकिन इससे उनकी लाइफ दोबारा नहीं बन सकती थी। नोहा वहीं खड़ा सोचता रहा। उसके मन में बस एक ही बात थी, ये जगह फिर से खड़ी होनी चाहिए। लोग फिर से खेती करें, घर बनाएं और चैन से रहें। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो यहाँ सिर्फ देखने नहीं आया था, बल्कि चेंज शुरू करने आया था। खाने के हालात वाकई बहुत खराब थे। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ज्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, कम से कम खाने को तो मिल रहा है। मजबूरी में लोग वही खा रहे थे और चुपचाप सह रहे थे। ये सुनकर नोहा का दिल और दुखी हो गया। उसे लगा कि एम्पर की हेल्प ऐसे नहीं होनी चाहिए। तभी वहां ऑफिशियल लॉर्ड गैरल इंस्पेक्शन के लिए आया।
नोहा चुपचाप सब देखता रहा। गैरल ने बर्तन में झांका, खाना देखा और सूंघा। साफ था कि वो खराब था, फिर भी उसने कहा सब ठीक है। उसी पल कुक हंस पड़ा क्योंकि उसके लिए अलग से अच्छा खाना पहले तैयार था। ये देखकर नोहा समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है। नोहा आगे बढ़ा और गैरल का असली चेहरा सामने आ गया। गैरल को अपने काम पर कोई शर्म नहीं थी। वो खुद को पावरफुल समझ रहा था और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। यह नोहा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके लिए गलत था कि डिजास्टर में फंसे लोगों के खाने से कोई प्रॉफिट कमाए। हालात बिगड़ते जा रहे थे। नोहा समझ चुका था कि आदमी वीक लोगों पर जुल्म कर रहा है। उसी पल लेविथन अपने आप नोहा के हाथ में आ गई। उसने उसकी डेंजरस पावर को महसूस किया। नोहा के मन में ये तय किया, पावर अगर है तो उसका इस्तेमाल सही कामों के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को दबाने के लिए। लोहा ने मन ही मन सोचा कि अगर कोई इंसान ताकत के साथ पैदा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी लोगों की प्रोटेक्शन करना है, ना कि उन्हें डराना। यही सोचकर उसने गैरल को सजा दी। उसके साथ काम करने वाले लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। जमीन पर इतना बड़ा निशान बन गया कि आसपास खड़े सभी लोग कांप गए। अब सबको साफ समझ आ गया था कि स्वॉर्ड कितनी डेंजरस है। थोड़ी देर में वहां का रूलर और वॉरियर्स का कैप्टन रोन ग्रीन वहां पहुंच गया। उसने नोहा को देखा और तुरंत पहचान गया कि ये 13th प्रिंस है। वो तुरंत झुक गया और माफी मांगते हुए बोला कि उसे पहले पता नहीं था। फिर उसने सब लोगों को बताया कि वो एक प्रिंस के सामने खड़े हैं। ये सुनते ही सारे लोग एक साथ झुक गए। नोहा ने रोन को साफ साफ बताया कि खाने की व्यवस्था में बड़ा फ्रॉड हुआ है। उसने कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि अब से खाना ऐसा होना चाहिए जो सच में लोगों को ताकत दे, इतना गाढ़ा और अच्छा कि लोग पेट भर खा सके और दोबारा काम करने लायक बने। रोन ने बिना कोई सवाल किए नोहा की बात मान ली। उसने उसी पल तय कर लिया कि वो सब ठीक करेगा। नोहा ने चारों तरफ देखा। लोगों की आंखों में डर तो था, लेकिन उसके साथ साथ होप भी थी। उसी पल नोहा को लगा कि उसने सही रास्ता चुना है। उसे समझ में आ गया कि एक ट्रू प्रिंस वही होता है जो मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ा हो। वहीं बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी धीरे से सिर उठाकर नोहा को देखने लगा। अब उसे भरोसा हो गया था कि उन्हें सच में अच्छा और सही खाना मिलेगा। ये बात फैलते ही 200 गांव के लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। लोग दिल से 13th प्रिंस नोहा का सम्मान करने लगे और उसे अपना प्रोटेक्टर मानने लगे। थोड़े समय में 200 में जो कुछ हुआ था उसी खबर एल्बर्ट तक पहुंच गई। ये जानकर वो हैरान हो गया कि स्वॉर्ड ने नोहा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि लिवेथन ने उसे अपना मास्टर मान लिया। एल्बर्ट को लगा कि नोहा उसकी सोच से ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। इसके बाद नोहा को उसके पिता एम्पर ने बुलाया। नोहा पहले से समझ गया था कि यह होने वाला है। एम्पर ने बताया कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। उसे ये भी मालूम था कि नोहा ने वो लैंड बेच दी थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी और उसकी जगह पूरे एक गांव को खरीद लिया गया था। नोहा ने मनी मन सोचा कि अब उसे जोर की डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम्पर ने नोहा को थैंक्स कहा। उसने बताया कि नोहा की वजह से फ्लड के बाद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर लोग इस डिजास्टर का गलत फायदा उठाने लगते तो एम्पायर को बहुत प्रॉब्लम होती। एम्पर ने पूछा कि उसे ये सब कैसे समझ आया। नोहा ने सीधा जवाब दिया कि ये सब एक कोइंसिडेंस था क्योंकि उसकी एक मेड उसी गांव से थी। एम्पर ने कहा इसमें लक भी शामिल था क्योंकि उसी जगह नोहा ने वाटर सोर्ड को भी कंट्रोल कर लिया। एम्पर ने नोहा की पावर फिर से देखने की इच्छा जताई। कर्ज ने मैजिक किया और नोहा की एबिलिटीज सबके सामने दिखी। उसी पल नोहा ने महसूस किया कि अब उसकी पावर में सोर्ड जुड़ चुकी है। पानी की ताकत पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। एम्पर ये देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और उसने नोहा से कहा कि वो आगे भी अपनी समझ और ताकत से एम्पायर की मदद करे। कुछ समय बाद कहानी कैपिटल की ओर बढ़ती है। ये शहर पूरे एम्पायर का दिल माना जाता है। यही से गवर्नमेंट चलती है, यही ट्रेड होता है और यही कल्चर आगे बढ़ाता है। लोग इसे दुनिया का सबसे रिच सिटी कहते हैं। नोहा ने इस सिटी को देखने का फैसला किया, खासकर एक जगह जिसे रेड स्ट्रीट कहा जाता है। वहाँ एक फेमस सिंगर गाती थी। नोहा के साथ जोई भी थी। उसने अपने गांव के काम में पूरी मदद की थी, इसलिए अब नोहा उसे ज्यादा ट्रस्ट करने लगा था। जोई अब पहले से ज्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल लगने लगी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, नोहा एक आवाज सुनकर रुक गया। वो लड़की गा रही थी। उसका नाम अलीसा था। उसकी आवाज साफ थी और दिल से निकलती हुई लग रही थी। नोहा को महसूस हुआ कि वो पूरी मेहनत से गा रही है और अपने काम को सीरियसली लेती है। तो वो चुपचाप खड़ा होकर उसका गाना ध्यान से सुनने लगा। अचानक वहाँ माहौल बदल गया। कुछ बुरे लोग वहाँ आ गए और सीधा जाकर अलीसा को घेर लिया। जगह का ओनर उसे बचाने आगे बढ़ा, लेकिन उसे जोर से धक्का दे दिया गया। वो लोग अलीसा पर दबाव बनाने लगे और कहने लगे कि सिर्फ गाना गाकर वो अपने पिता का लोन कभी नहीं चुका पाएगी। उनकी बातों से अलीसा डर गई। उसका चेहरा उतर गया और वो बिल्कुल हेल्पलेस लगने लगी। नोआ ये सब चुपचाप नहीं देख सकता। वो आगे बढ़ा और तुरंत समझ गया कि ये सब गलत है। उसे पता था कि एम्पायर के लॉ के हिसाब से किसी चाइल्ड पर उसके पेरेंट्स का लोन डालना क्राइम है और किसी लड़की को मजबूरी में गलत रास्ते पर धकेलना भी बड़ा अपराध होता है। उस पर नोआ के दिमाग में बस एक ही बात, पावर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती। असली पावर तब दिखती है जब कोई वीक लोगों की प्रोटेक्शन करता है।
उनमें से एक आदमी बहुत जल्दी में गुस्सा आया। उसने नोआ को गर्दन से पकड़ लिया और उसे डराने की कोशिश की। उसी पल लियोएथन ने अपना असर दिखाया। स्वॉर्ड से एक अजीब सी एनर्जी निकली और वहां खड़े सभी गुंडों के शरीर में तेजी से पेन दौड़ गया। नोआ ने तलवार उनकी तरफ करके बस खड़ा रहा। उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना दर्द सहने के बाद वो लोग बुरी तरह डर गए और जाते जाते धमकी देते हुए वहां से भाग गए। नोआ ने ओनर को इशारे से समझा दिया कि अगर वो लोग दोबारा आए तो उन्हें सीधे उसके पास भेज दिया जाएगा। जोई ने एक कार्ड दिया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। तब जाकर ओनर को समझ में आया कि नोआ कोई आम बच्चा नहीं बल्कि 13th प्रिंस है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन नोआ ने किसी की रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया। नोआ ने अलाइस की तरफ देखा और उसे लगा कि उसका गाना सच में बहुत अच्छा था। उसने उससे उसकी महीने की जरूरतों के बारे में पूछा। अलीसा ने बताया कि उसे घर का खर्चा भी उठाना पड़ता है और अपनी माँ का ट्रीटमेंट का खर्चा भी। ये सुनकर नो ने फैसला किया कि वो उसे हर महीने 25 रिन देगा ताकि वो बिना डरे और टेंशन के सिंगिंग पर ध्यान दे सके। उसने ये भी कहा कि अगर वो और अच्छा गाने लगी तो ये अमाउंट आगे बढ़ जाएगी। पहले तो अलीसा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। नोआ ने उसकी टोपी उठाकर उसे वापस दी और कहा कि वो अपना गाना पूरा करे। जब नोआ वापस पैलेस पहुंचा तो उसने गेट के बाहर कुछ आदमियों को खड़ा देखा। एविली ने बताया कि वो लोग खुद को लैंडर्स बता रहे हैं और माफी मांगना चाहते हैं। नोआ तुरंत समझ गया कि वही गुंडे थे जिन्हें अब उसकी असली पहचान पता चल गई है। उसने शांति तरीके से कहा कि उन्हें वापस भेज दिया जाए और साफ बता दिया जाए कि किसी प्रिंस से जब चाहे तब मिलना पॉसिबल नहीं होता। एविलिन ने वैसा ही किया। हेनरी ने नोआ की इस समझदारी की तारीफ की। उसे लगा कि बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को मिलने देना रॉयल फैमिली की वैल्यू कम कर देता है। नोआ के मन में ये बात सही है, लेकिन उसने बताया कि उसके दिमाग में एक और रीजन भी था। अंदर जाकर उसने कहा कि वो उस सिंगर की मदद करना चाहता है। अगर उन गुंडों को लगेगा कि प्रिंस अब भी नाराज है तो वो दोबारा उसे परेशान करने की हिम्मत करेंगे। हेनरी ये सुनकर और भी इम्प्रेस्ड हो गया। उसे लगा कि इतनी कम उम्र में नोहा इतने आगे की सोच सकता है, ये बड़ी बात है। उसने सोचा कि बाकी बच्चे जो उम्र में नोहा के आसपास हैं अभी इतनी समझ नहीं रखते। नोहा जानता था कि भाई होने के बावजूद उसकी अनब्रिंगिंग और सोच अलग होती है। फिर बात मैजिक स्वॉर्ड पर आ गई। हेनरी को लगा था कि नोहा सच में उसे कंट्रोल कर चुका है। नोहा ने मन ही मन माना कि ये सब हेनरी की एडवाइस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि स्वॉर्ड की अपनी विल होती है। हेनरी ये सोचकर हैरान था कि नोहा इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपने साथ कैसे रखता है। तब नोहा ने उसे दिखाया कि स्वॉर्ड असल में हमेशा बड़ी नहीं रहती। वो पल भर में उसके हाथ में आ गई। हेनरी अपनी जगह से उठ गया, क्योंकि ये उसे उम्मीद नहीं थी। नोहा ने समझाया कि स्वॉर्ड पहले से उसकी स्लीव में छुपी हुई थी। फिर उसने लिवेथन को बहुत छोटा बना दिया। ये तरीका था जिससे वो उसे हमेशा अपने पास रखता था। नोहा ने बताया कि ये तरीका स्वॉर्ड ने खुद उसे सिखाया था। हेनरी को ये बात समझने में समय लगा, क्योंकि स्वॉर्ड सैकड़ों सालों से नेशनल ट्रेजर की तरह रखी गई थी। उसी रात नोहा ने देखा कि वही गुंडे अब भी पैलेस के बाहर खड़े हैं। पूरा दिन बीत गया और अब उनका पेशेंस पूरी तरह खत्म हो गया था। जैसे नोहा बाहर आया, उनमें से एक आदमी बिल्कुल कंट्रोल खो बैठा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गया। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। नोहा ने कुछ नहीं कहा और उसने बस एक नजर उसकी तरफ देखी। लिवेथिन की बहुत हल्की सी पावर बाहर निकली और वो आदमी वही फ्रीज हो गया, जैसे शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया हो। बाकी लोग डर गए। उन्होंने किसी तरह उसे संभाला और जल्दी से वहां से हट गए। माहौल फिर से शांत हो गया। हेनरी ये सब देखकर समझ गया कि नोहा ने फिर से स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल किया है। नोहा के मन में एक बात थी, कभी कोई फाइट किए बिना ही सामने वाले को रोक देना ज्यादा सही होता है। उस रात के आखिरी में नोहा एक समारोह में पहुंचा, जैसे रेडोक नाम के आदमी ने ऑर्गेनाइज किया था। जैसे ही नोहा अंदर आया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। साफ दिख रहा था कि अब लोग उसे सिर्फ एक प्रिंस नहीं बल्कि ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जो सच में लोगों के लिए खड़ा होता है। लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। इतनी कम उम्र में भी कितना रॉयल लगता है, देखने से ही अलग ऑरा महसूस होता है। रेडोक ने मुस्कुराते हुए नोहा से पूछा, प्रिंस आपकी कमर में जो बंधा है वो क्या है? नोहा ने बिल्कुल नॉर्मल टून में जवाब दिया कि ये क्राउन प्रिंस की तरफ से मेरा गिफ्ट है। बस इतना सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबको यकीन नहीं हुआ था कि एक नेशनल ट्रेजर यूं खुलेआम कमर में लटकाया जा सकता है। कुछ लोग खुशआने लगे, तब एक आदमी हंस पड़ा और बोला, इतना छोटा बच्चा असली ट्रेजर कैसे ले घूमेगा? ये तो कोई टॉय या रेप्लिका होगा। लेकिन जैसे ही नोहा की नजर उस पर पड़ी, उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तुरंत बात बदलने की कोशिश करने लगा, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो, लेकिन देर हो चुकी थी। लेविथन ने अपने आप थोड़ी सी पावर रिलीज कर दी। पूरे हॉल में एक भारी घुटन भरी प्रेजेंस फैल गई। कुछ लोगों को सांस लेने में मुश्किल लगने लगा, कुछ को चक्कर आने लगे। डर ऐसा था जैसे मौत बिल्कुल पास खड़ा हो। पल भर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि स्वॉर्ड गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसके मास्टर का अपमान हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी लॉयल्टी समझता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। रेडोक जोर से ताली बजाने लगा। अमेजिंग, सच में अमेजिंग। उसने कहा, हम सब ने अभी अभी महसूस किया कि रियल नेशनल ट्रेजर क्या होता है, और उससे भी ज्यादा अपने आप पावर को कंट्रोल किया। अब हॉल में मौजूद हर इंसान नोआ को अलग नजर से देख रहा था। एक बार फिर तालियां गूंज उठी।
रेडोक ने पूछा, उस आदमी का क्या किया जाए जिसने आपका अपमान किया? नोआ ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, उसे छोड़ दिया जाए। उसके पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। उसके बाद लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। नोआ सबसे कामली और पोलाइटली बात करने लगा। सबसे पहले लेंस रोलिंसन आगे आया। उसने झुक कर कहा कि वो इस मौके के लिए बहुत ग्रेटफुल है। फिर ब्रियोन एलन आगे आया। एलन कंपनी के हेड, उनके साथ एक लड़की भी थी, कैंडी। परिचय के बाद नोआ ने अचानक पूछा, मिस्टर एलन, क्या कैंडी आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है? पूरा माहौल ठहर गया। ब्रायन चौंक गया। नोआ ने सिंपल वर्ड में समझाया, आपका पोस्चर, आपकी वे ऑफ स्पीकिंग, आप हाई रैंक में पैदा हुए हैं, लेकिन कैंडी में वो नेचुरल नोबिलिटी नहीं है। और उसकी आंखों में देखने का तरीका वो अक्सर स्लेवरी झेल चुके लोगों में होता है। कैंडी थोड़ा घबरा गई और नोआ को देखने लगी जैसे कुछ पूछ रही हो। ये कैसे जान लिया? ब्रायन तुरंत घुटनों पर बैठ गया। आप सही हैं, उसने सच कबूल लिया। मैंने उसे स्लेव के तौर पर खरीदा था, लेकिन वो बहुत तेज थी, इसलिए मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। नो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे ऐसी कहानियां पसंद है, उसने कहा। आप दोनों को मेरे मेंशन आना चाहिए। मैं कैंडी के बारे में और जानना चाहता हूँ। चारों तरफ हैरानी फैल गई। ब्रायन समझ गया कि अब वहीं से विद्यालय नहीं ठीक है। रेडियो हंसते हुए बोला, समझदार आदमी है, ज्यादा देर रुकता तो एनवी पैदा हो जाती। आखिर पहला स्पेशल एक्नॉलेजमेंट प्रिंसेस ने उसे दिया ही। नोआ ने आखिर में कहा कि एक और वजह थी जिससे मैं समझ गया था। जब मैंने स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, कैंडी अपने पिता के सामने आ गई। इतनी छोटी लड़की नॉर्मली खुद को बचाती, लेकिन उसने प्रोटेक्ट किया। रेडोक ने सिर हिलाया। इतनी ऑब्जर्वेशन वाकई इंप्रेस है। उस रात के बाद वहां मौजूद हर इंसान जान गया था, नो सिर्फ 13th प्रिंस नहीं था, वो एक ऐसा रॉयल था जो पावर को डर के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। अगले दिन नोआ बिना किसी खास वजह के शहर में टहलने निकल पड़ा। उसे बस यूं ही बाहर घूमना अच्छा लगता था, लोगों को देखना, गलियों की हलचल महसूस करना। चलते चलते अचानक ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की हंसी के साथ समझ गया कि नोआ आज बिना रत और बिना शोर शराबे के निकला है। नोआ ने भी सीधे सीधे बता दिया कि वो बस मन बहलाने आया है। ऑस्कर को ये बात थोड़ी अजीब लगी और मजेदार भी, क्योंकि आमतौर पर रॉयल फैमिली के बच्चे ऐसे अकेले नहीं घूमते। उस दिन ऑस्कर के पास कोई जरूरी काम नहीं था, इसलिए उसने नोआ के साथ चलने का सुझाव दिया। उसने कहा कि क्यों ना आज ये ट्रेजर ढूंढने चला जाए। नोआ को ये आइडिया अच्छा लगा और वो तुरंत मान गया। दोनों साथ साथ चलते हुए कोबाल्ट स्टेट पहुंच गए। ये जगह पूरे एम्पायर में मशहूर थी, क्योंकि यहाँ हर तरह की पुरानी अजीब और रहस्यमय चीजें मिलती हैं। नोआ को लगने लगा कि ये गली सिर्फ सामान देखने की जगह नहीं, बल्कि लोगों की सोच और नियत समझने की भी जगह है। ऑस्कर ने चलते हुए नोहा को बताया कि इसी गली में असली चीजों के साथ बहुत सारी नकली चीजें भी बिकती हैं। यहाँ हर कोई खुद को समझदार दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असली खजाना पहचानना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ऑस्कर के हिसाब से यही एक सच्चे नोबल की पहचान होती है। दोनों भाई दुकान दुकान घूमते रहे। कहीं पुराने सिक्के, कहीं टूटे हुए हथियार, कहीं अजीब से पत्थर और ताबीज। नोआ हर चीज को ध्यान से देखता, हाथ में लेकर पलटता, लेकिन उसे कुछ भी खास महसूस नहीं होता। पूरा दिन बीत गया और आखिर में ऑस्कर ने थक कर कहा कि आज शायद उनकी किस्मत छुट्टी पर है और वो खाली हाथ लौटेंगे। नोहा को भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जाते जाते उसकी नजर एक छोटी सी पुरानी किताब पर पड़ गई। किताब बहुत साधारण दिख रही थी और उसकी कीमत सिर्फ 3 रेन थी। नोहा को खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों रुका, बस किताब उसे थोड़ी अजीब और इंटरेस्टिंग लगी। उसे बिना ज्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली। जब ऑस्कर ने वो किताब नोहा के हाथ में देखी तो वो अचानक गंभीर हो गया। उसने ध्यान से किताब को देखा और फिर हैरानी से कहा कि ये तो एंड्रिया नाम के एक महान मेज की असली ग्रीमोर लगती है। ये कोई आम किताब नहीं है। अगर इसके अंदर का ज्ञान सही हुआ तो ये 1000 रेन तक में बिक सकती है। ऑस्कर समझ नहीं पा रहा था कि नोहा ने इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से कैसे चुन ली। नोहा ने साफ साफ बता दिया कि उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन जैसी उसने किताब को छुआ, उसकी विंड पावर अपने आप थोड़ी बढ़ गई थी। उसी पल उसे लगा कि इस किताब में तो कुछ है। तभी लेवेथन ने भी उस किताब पर अजीब सा रिएक्शन दिया। नोहा ने तलवार को किताब की ओर किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि जिन चीजों की अपनी इच्छा होती है वही उसकी ताकत को बढ़ाती है। इसका मतलब ये किताब भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। अचानक किताब से काली एनर्जी निकलने लगी। वो हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर गई और अपने आप एक खास पन्ने में खुल गई। जमीन पर एक मैजिकल सर्कल बन गया और हवा भारी होने लगी। ऑस्कर ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक फॉरबिडन बुक है, जिसमें उस महान मेज की आत्मा बंद है जिसने विंड मैजिक में मास्टरी हासिल की थी। वो डर गया और नोहा से कहा कि यहाँ से भागना ही बेहतर है, क्योंकि आत्मा बदलने की भावना से भारी हो सकती है। लेकिन नोहा बिल्कुल काम रहा। वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने लेवेथन की मदद से उस आत्मा पर पानी की जबरदस्त धार छोड़ी। पानी की लहर सीधा आसमान की ओर गई। नोहा को लगा कि उसकी पावर में फिर से कुछ चेंज हुआ है, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पल उसकी सबसे बड़ी चिंता बस यही थी कि उसका भाई सेफ रहे। ऑस्कर ये देखकर दंग रह गया कि इतना बड़ा हमला होने के बाद भी
भी आसपास की इमारतें या लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि नोहा ने एक पल में फैसला किया था कि हमला ऊपर की ओर करना है। थोड़ी देर बाद एक आदमी उनके पास आया और बोला कि इसी गली में उसकी पुरानी चीजों की दुकान है। उसने अपना नाम एलन बर्ड्सली बताया। उसने कहा कि उसने प्रिंस की ताकत देखी है और वो उन्हें एक खास चीज दिखाना चाहता है। ट्रेजर की बात सुनकर नोहा और ऑस्कर उनके साथ उसकी दुकान चल दिए। दुकान के अंदर एलन ने उन्हें एक अंगूठी दिखाई। उसने समझाया कि अंगूठी सिर्फ अपने असली मालिक के सामने ही अपनी असली फॉर्म दिखाती है। उसने कई लोगों को इसे पहना कर देखा था, लेकिन कभी भी रिएक्शन नहीं हुआ। नोआ ने सीधा पूछा कि अगर ऐसा है तो ये बेकार ही हुई, लेकिन एलन ने बताया कि ये भी सच हो सकता है और कई बार इसे फेंकने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये हर बार किसी न किसी तरह वापस उसकी दुकान में आ जाती थी। इसलिए उसे यकीन था कि इसमें कोई रहस्य जरूर है। ऑस्कर को ये बात मजेदार लगी और उसने नोआ से इसे पहनने को कहा। नोआ ने जैसी अंगूठी पहनी वो लाल रंग में चमकने लगी। एक आवाज गूंजी जिसमें बताया गया था कि उसकी रेटरी बहुत ऊंची है और नोहा को उसका नया मालिक मान लिया गया है। देखते ही देखते वो अंगूठी एक आर्मर में बदल गई। नोहा ने अपनी पावर को महसूस किया, लेकिन उसमें कोई सीधा बदलाव नहीं हुआ। ये ना लेविथन जैसी थी और ना ही उस किताब जैसी। फिर भी नोहा समझ गया कि आर्मर आगे चलकर उसके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाला है। नोहा ने एलन की तरफ देखा और आराम से कहा कि वो ये चीज ले लेगा और बाद में पैसे भिजवा देगा। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तभी ऑस्कर बीच में आ गया। उसने हल्की हंसी के साथ कहा कि इसकी कीमत वो खुद देगा और नोहा इसे उसकी तरफ से गिफ्ट समझे। नोहा कुछ कहना चाहता था, लेकिन ऑस्कर के चेहरे पर ऐसी अपमान भरी मुस्कान थी, वो मना नहीं कर पाया। ऑस्कर मजाक के अंदाज में बोला कि पहले जादुई तलवार मिली और अब जादुई आर्मर। सच में नोहा में कुछ तो अलग बात है। इसके बाद दोनों दुकान से बाहर आ गए। सड़क पर हलचल थी, लोग इधर उधर जा रहे थे। ऑस्कर ने नोहा को जोई के साथ देखा और पूछा कि क्या वो उसे घर तक छोड़ दे। नोहा ने शांति से मना कर दिया और कहा कि उसे लेने कोई और आ रहा है। दोनों भाई अभी अलविदा ही कर रहे थे कि अचानक वही आदमी जो पहले भी परेशानी खड़ी कर चुका तलवार लेकर नोहा पर झपट पड़ा। जोई ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर नोहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही नोहा की अंगूठी की शक्ति अपने आप जाग गई। हवा में एक मजबूत शील्ड बन गई और तलवार उसी पर रुक गई। टकराने की आवाज के साथ हमला बेकार हो गया। गाड़ी चलाने के बाद आदमी तुरंत आगे आया और उस हमलावर को पकड़कर जमीन पे गिरा दिया ताकि वो दोबारा कुछ ना कर सके। ऑस्कर ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। नोहा ने उसे शांत तरीके से समझाया कि उसने अपनी अंगूठी को लेविथन से लिंक कर दिया था, इसलिए जैसे ही किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अंगूठी ने अपने आप उसे प्रोटेक्ट कर लिया। ये सुनकर ऑस्कर को यकीन नहीं हुआ था। इतनी कम उम्र में किसी का ऐसी शक्ति को संभाल लेना सच में हैरान करने वाली बात थी। उस आदमी का मामला खत्म होने के बाद नोहा का मन फिर से रेड स्ट्रीट जाने को हो गया। वो एलिसा का गाना सुनना चाहता था। उसे लगा कि जिसने उस पर हमला किया था अब वो किसी को परेशान नहीं कर पाएगा, इसलिए बाद में अमीलिया को सब बता देगा ताकि वो बेफिक्र हो सके। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, उसे समझ में आ गया कि परेशानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अचानक एक नशे में डूबा आदमी मंच पर चढ़ गया और एलिसा के बहुत पास जाकर अजीब हरकतें करने लगा। एलिसा कुछ कह पाती उससे पहले ही एक और नशे में आदमी वहां आ गया। दोनों आपस में बहस करने लगी और बात हाथापाई तक पहुंचने वाली थी। माहौल बिगड़ने लगा और लोग घबरा गए। नोहा ने एक पल भी देर नहीं की, वो सीधा मंच पर चढ़ गया। उसकी अंगूठी से फिर से एक मजबूत शील्ड बन गई जिसने दोनों के हाथों को वहीं रोक दिया। इसके बाद उसने लेविथन की बहुत हल्की सी शक्ति इस्तेमाल की। दोनों आदमियों को तेज झटका लगा और वो डर के मारे तुरंत वहां से भाग गए। दुकान का मालिक दौड़ते हुए नोहा के पास आया और माफी मांगने लगा। नोहा ने बस इतना कहा कि ऐसे लोगों को अब अंदर आने ना दिया जाए। मालिक ने उदास होकर बताया कि ऐसे लोग उसी की दुकान का खर्चा चलाते हैं और वो उन्हें रोक नहीं सकता। नोहा ने उसकी मजबूरी समझ ली। उसने बिना ज्यादा सोचे फैसला किया कि अगर यही परेशानी है तो वो ये जगह खुद खरीद लेगा। जोई ने तुरंत पैसों की थैली आगे बढ़ा दी। नोहा ने साफ कहा कि वो ये जगह 1000 रेन में खरीद रहा है। मालिक पहले तो हैरान रह गया, फिर उसकी आंखों में खुशी आ गई। उसने बार बार धन्यवाद किया। जैसे ही उसकी कोई बड़ी परेशानी खत्म हो गई है। सब कुछ शांत हो जाने के बाद एलिसा नोहा के पास आई और वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने बड़े एहसान का बदला कैसे चुकाए। नोहा ने उसे बहुत आसान शब्दों में कहा कि उसे कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है, वो बस चाहता है कि वो गाना गाती रहे क्योंकि उसकी असली वैल्यू उसकी आवाज है। उसने ये भी कहा कि वो चाहता है कि एक दिन एम्परर खुद उसका गाना सुने, इसलिए उसे पूरे दिल से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये सुनकर एलिसा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसका दिल भर आया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करेगी। नोहा वापस जाकर जोई के पास बैठ गया। एलिसा फिर से मंच पर आ गई और सब लोगों से शांति से सुनने को कहा। इस बार उसने पूरे दिल और अच्छी फीलिंग के साथ गाना गाया। नोहा चुपचाप बैठकर उसकी आवाज सुनता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा कि आज उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन इन सब के बीच जो असली ट्रेजर उसे मिला वो यही है, एक सच्ची आवाज जो सीधा दिल से निकलती है और बिना किसी ताकत के भी उसके दिल को छू लेती है।
कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है जब मेन कैरेक्टर चुपचाप खड़ा होता है और उसकी मेड उसके कपड़े ठीक कर रही होती है। तभी वो उसे बताती है कि हेजोब के गवर्नर जनरल डेड मरी उससे मिलने वाले हैं। लड़का थोड़ा भी घबराता नहीं और सीधा कह देता है कि उन्हें तुरंत अंदर आने दिया जाए क्योंकि वो पूरी तरह रेडी है। इस दौरान कहानी ये भी समझाती है कि एम्पीरियल सिस्टम में एक पुरानी ट्रेडिशन है जहाँ हर प्रिंस को कोई ना कोई इलाका सौंपा जाता है ताकि वो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को असल में समझ सके। इसी वजह से उन इलाकों में रहने वाले लोग उस प्रिंस को सिर्फ रॉयल फैमिली का मेंबर नहीं बल्कि उसे जमीन का रियल मास्टर मानते हैं। डेड मरी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो भले ही अल्मीरिया में पैदा हुआ हो लेकिन हेजोब में सर्विस करते हुए उसने खुद को पूरी तरह उस जगह से जोड़ लिया था। थोड़ी देर बाद वो फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसे आखिरकार प्रिंस से मिलकर बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। लेकिन लड़का उसकी ज्यादा फॉर्मल टोन देखकर हल्के से कहता है कि इतनी स्टिफनेस की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मरी थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है। फिर वो याद दिलाता है कि करीब 1.5 साल पहले जब एम्पर ने उसे ऑफिशियली हेजोब का गवर्नमेंट जनरल बनाया था तभी उसे प्रिंस से मिलने का मौका मिला था। ये लड़का सीधा मुद्दे पर आता है और पूछता है कि हेजोब में काम कैसे चल रहा है। उसे याद आता है कि इंपीरियल ऑर्डर के तहत उसे वहाँ फ्लड कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई थी। वो ये भी जानता है कि हालात अच्छे नहीं है। हेजोब एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है जो ग्रीन प्रोडक्शन के लिए फेमस है और एक बड़ी नदी की मोड़ पर बसा हुआ है। लेकिन हर साल फ्लड की वजह से बहुत नुकसान होता है। एम्पर चाहता है कि इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन मिले, इसलिए उसने वाटर क्लैन की लैंड एल्मीरिया ने आने वाले मरी को ही जिम्मेदारी दी थी। प्रिंस ध्यान से सुनते हुए पूछता है कि असल में दिक्कत कहाँ आ रही है। मरी थोड़े झिझकते हुए बताते हैं कि अभी तक उन्हें पूरा बजट नहीं मिला और बिना रिसोर्सेज के काम करना पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर लड़का कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो बजट सही तरीके से भेज दिया गया था। मरी मानता है कि कागजों में बजट भेज दिया गया लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। इतना सुनते ही लड़का पूरा मामला समझ जाता है और बिना वक्त गवाए मरी से कहते हैं कि उसे तुरंत साथ चलना होगा। सीन बदलता है और अब वो फाइनेंस मिनिस्टर के एक रिप्रेजेंटेटिव के सामने खड़े होते हैं। प्रिंस उससे सीधे पूछता है कि वो यहाँ क्यों बैठे हैं। वो साफ कहता है कि उसे मरी से पता चला कि बजट रिलीज करने में हेजिटेशन हो रही है। सामने वाला आदमी पहले पलटने की कोशिश करता है और कहता है कि इसके पीछे वैलिड रीजन है, लेकिन लड़का बीच में रोक देता है और कहता है कि अगर वो ये बोलने वाला है कि बातें बच्चों के समझ से बाहर है तो बेहतर है कि चुप ही रहे। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और जल्दी से सफाई देता है कि ऐसा नहीं है। फिर वो बताता है कि पिछले साल हेजोब में बहुत बड़ी फ्लड आई थी और एम्परर ने दया दिखाते हुए पूरे 1 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन दे दिया था, यानी उस इलाकों को टैक्स नहीं देना पड़े, जिससे काफी पैसा बच गया। फाइनेंस मिनिस्टर का मानना है कि वही पैसा अब इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनते ही प्रिंस को गुस्सा आ गया। वो पूछता है कि क्या वो मजाक कर रहा है। उसका कहना साफ होता है कि फ्लड की वजह से एम्पर ने कंपनसेशन दिखाया और टैक्स माफ किया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा हो गया। असल में तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं हुए थे, लेकिन सामने वाला आदमी इसे नॉर्मल और लॉजिकल बता रहा था। यही बात प्रिंस को और ज्यादा नाराज कर देती है। आखिरकार दबाव में आकर वो आदमी सच बता देता है। असल में बजट रिलीज नहीं किया जा सकता क्योंकि हाई काउंसिल को एम्पर के लिए एक नया समर रिजॉर्ट बनाने की योजना पता चला है। एम्पर की उम्र अब काफी हो चुकी है और हर साल कैपिटल की एक्सट्रीम हीट में रहने उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो किसी ठंडी जगह पर समर स्पेंड करना चाहता है। भले ही वो आराम की जगह होगी लेकिन टेक्निकली वो भी एक इंपीरियल फैसिलिटी ही होगी। मतलब साफ है, एक पूरा आइसोलेटेड प्लेस बनेगा और प्रैक्टिकली एक नया शहर खड़ा करना पड़ेगा जिसमें बेहिसाब रिसोर्सेज मिलेंगे। नेशनल ट्रेजरी पहले से ही इंपीरियल नीड्स को पूरा करने में दबाव में है और इसी वजह से हेजोब का बजट रोका जा रहा है। प्रिंस को ये सब सुनकर समझ में आ जाता है कि मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि पावर और प्रायोरिटीज का है और यही बात उसे अंदर से खटक जाती है। नो का अब सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वो सामने खड़े आदमी की बातों से इतना चिढ़ जाता है कि उसे साफ समझ में आ जाता है कि यहाँ बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि जिस जगह हर साल फ्लड्स आते हैं, जहाँ लोगों की जान और फसल दोनों खतरों में रहती है, वहाँ फ्लड कंट्रोल सबसे जरूरी चीज है। लेकिन रिसोर्सेस रोक कर एक वेकेशन हाउस बनाने की प्लानिंग की जा रही है। नो को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उसे लगता है जैसे कोई उसके फादर यानी एम्पायर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो। उसका गुस्सा देखकर सामने वाला आदमी घबरा जाता है और तुरंत जमीन पर झुक जाता है। वो मनी मन डर जाता है कि मामला अब हाथ से निकल रहा है। नो बिना ज्यादा घुमाए सीधे बात सोचता है कि या तो हेजोब का पैसा तुरंत रिलीज हो, नहीं तो वो खुद एम्पर तक ये बात पहुंचा देगा। ये सुनते ही आदमी पूरी तरह टूट जाता है। उसे अच्छे से समझ में आ जाता है कि अगर एम्पर तक बात पहुंची तो उसका फ्यूचर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। डर के मारे वो तुरंत वादा कर लेता है कि हेजोब का बजट अभी के अभी रिलीज कर दिया जाएगा। मरी ये सब देखकर अंदर ही अंदर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना छोटा लड़का आसानी से फाइनेंस मिनिस्टर को
झुका देगा। नो का तरीका उसे बहुत इम्प्रेसिव लगता है। बिना ज्यादा घुमावदार बातों के उसने सीधा इशू पकड़ा और सामने वालों की सारी कॉन्ट्रडिक्शन एक्सपोज कर दी। मैरी को खुद पर शर्म आती है कि उसने नोआ को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। उसे अब साफ समझ में आ जाता है कि नोआ शुरू से ही जानता था कि सामने वाला आदमी उसे डिलिबरेटली इस जगह लाया है ताकि कोई फाइनल डिसीजन निकले। मरी बिना समय गवाए वहां से निकल जाता है ताकि फ्लड कंट्रोल का काम तुरंत शुरू किया जा सके। थोड़ी देर बाद एक मैसेंजर आता है और नोआ को बताता है कि उसे तुरंत कासिल बुलाया गया है क्योंकि एम्पर उससे मिलना चाहते हैं। कासल पहुंचते ही एम्पर नोआ के काम की तारीफ करता है और हैजो वाले मामले की जिक्र करता है। वो ये भी बताता है कि उसे एक खबर मिल गई कि नोआ ने मेब्रिक को पूरी तरह दबा दिया था। ये सुनकर नोआ को हैरानी होती है कि इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन एम्पर तक कैसे पहुंच गई। एम्पर कामली समझाता है कि इन्फॉर्मेशन खुद में एक बहुत बड़ा वेपन होती है और अगर पावर में आगे बढ़ना है तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। नोआ बस यही सोचता है कि उसने तो वही किया जो नेचुरल लगा, लेकिन एम्पर उसे समझाता है कि जो कुछ लोगों को आसान लगता है वही दूसरों के लिए बेहद मुश्किल होता है। बहुत से लोग स्वीट बोलते हैं लेकिन सिर्फ फ्लर्टिंग के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो ऑब्वियस बातों को सही तरीके से सामने रख पाते हैं। नोआ की उम्र सिर्फ 6 साल की होती है लेकिन फिर भी वो अपने फादर को डीपली इम्प्रेस कर देता है। एम्पर फिर नोआ से खड़ा होने को कहता है और उसके पास मौजूद वेपन की ओर ध्यान देता है। वहाँ मौजूद एक आदमी तुरंत समझ जाता है कि नोआ ने लेविथिन को चुना है जो सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मानी जाती है। उसे सोचकर ही बेचैनी होने लगती है कि नोआ ने उस स्वॉर्ड को पूरी तरह मास्टर कर लिया होगा क्योंकि उसका खुद का मिशन भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क का हिस्सा है। लेविथिन का पास्ट बेहद डार्क रहा है और उसके बारे में सोचकर लोग डर जाते हैं। नोआ को याद आता है कि सेलिब्रेशन वाले दिन अगर उसने उस स्वॉर्ड को रोका न होता तो वहां मौजूद हर कोई मारा जा सकता था। उसे अच्छे से पता है कि उस वेपन के साथ कितना डेंजर जुड़ा हुआ है। इसी वजह से उसने तय कर लिया था कि उसे जितनी जल्दी हो सके इस स्वॉर्ड को सही तरीके से यूज करना सीखना होगा। इसी के लिए एक फेंसिंग इंस्ट्रक्टर को बुलाया जाता है। डोमिन नोबल सामने आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसे किंगडम का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। लोग कहते हैं कि उसकी टेक्निक किसी और ही लेवल की है। उसे नॉर्मल इंसान से अलग एम्पर नोहा से कहता है कि वो पूरी सीरियसनेस के साथ डोमेन के अंडर ट्रेनिंग करे। डोमेन भी यही साफ कर देता है कि नोहा भले ही छोटा और अनएक्सपीरियंस दिखता हो लेकिन वो टेक्निक से ज्यादा पोटेंशियल को देखेगा। अगर एम्पर ये कहकर सबको चौंका देता है कि उसे डोमेन का पूरा ट्रस्ट। जैसे ट्रेनिंग शुरू होती है डोमेन नोहा से तुरंत अटैक करने को कहता है। नोहा आगे बढ़ता है और उसी पल उसे स्वॉर्ड के पुराने विल्डर्स की इमेज दिखने लगती है। उसकी मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ और प्रिसाइज होती है। कुछ ही पलों में वो डोमेन को डिसराम कर देता है। डोमेन खुद जमीन पर झुक जाता है और मान लेता है कि उसके पास नोआ को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। नोआ की स्ट्रेंथ और एजिबिलिटी उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही है लेकिन उसकी टेक्निक किसी मास्टर जैसी है। उसे सिखाने की कोशिश करना एरोगेंस होगा। वो पूरी तरह हार चुका होता है। ये सब देखकर एम्पर अंदर से बहुत प्रभावित हो जाता है। वो उसी वक्त फैसला करता है कि इस साल नाइट सिलेक्शन की जिम्मेदारी नोआ को दी जाएगी। नोआ इस जिम्मेदारी से खुश होता है और तय करता है कि वो अपना पूरा एफर्ट लगाएगा। नाइट सिलेक्शन पूरे एम्पर का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट माना जाता है। एम्पर हमेशा से वॉरियर्स के लैंड रही है जहाँ स्ट्रेंथ और मार्शल स्किल को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। एंशियंट टाइम से यही माना जा रहा है कि मार्शल आर्ट का रास्ता ही असली तरीका है जिससे कोई अपने दम पर सक्सेस हासिल कर सकता है। नाइट सिलेक्शन के समय देश के अलग अलग हिस्सों में वॉरियर्स राजधानी में इकट्ठा होते हैं जो पहले ही कई डेंजरस लड़ाई जीत चुके होते हैं जहाँ की फाइट्स आसान नहीं होती। कई बार तो जान जाने तक की नौबत आ जाती है। जो भी आखिर में जीतता है उसे नाइट का टाइटल मिल जाता है और उसी पल से वो सोसाइटी की अपर क्लास का हिस्सा बन जाता है। नया नाइट सबसे पहले सिलेक्शन के हेड के अंडर काम करता है। अगर नोआ सही नाइट चुने तो आगे चलकर उसकी पावर और इन्फ्लुएंस दोनों काफी बढ़ सकते हैं। सिलेक्शन शुरू करने से पहले एम्परर का एम अहम बात पूछता है कि नोआ इस पूरे नाइट सिलेक्शन को किस तरह से हैंडल करना चाहता है। नोआ साफ साफ बता देता है कि वो रीजन में होने वाले प्रीलिमिनरी राउंड्स खत्म करना चाहता है। उसकी सोच ये है कि सारी लड़ाइयां सीधे इंपीरियल कैपिटल में हो ताकि हर कैंडिडेट उसकी अपनी आंखों के सामने लड़े। एम्पर इस बात से सहमत हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा एम्पर होने के बावजूद वो खुद भी हर जगह होने वाले राउंड पर नजर नहीं रख सकता। कई बार अच्छे वॉरियर सिर्फ वो सिस्टम की वजह से बाहर हो जाते हैं और एम्पर नहीं चाहता कि कोई भी टैलेंट ऐसे ही खो जाए। वो नोआ से कहता है कि इस काम को पूरी सीरियसनेस से करे। इसके बाद नोआ एक लड़की से बात करता है और कैजुअली पूछता है कि क्या उसके गांव में भी कोई नाइट सिलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। लड़की बताती है कि हाँ लेकिन हर साल सिर्फ एक ही इंसान जा पाता है। वजह ये होती है कि वही गांव कॉमन पीपल के एंट्री पॉइंट है। नोआ समझ जाता है कि असली प्रॉब्लम कुछ और है। वो इस साल सच में रिलीजन लिमिट्स हटाना चाहता है और चाहता है कि पार्टिसिपेंट्स की कोई लिमिट ना हो, कोई भी आ सके चाहे वो कोई भी हो। लड़की को आइडिया अच्छा लगता है लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करती है। नोहा जब जोर देता है तो वो बताती है कि असली दिक्कत पैसा है। कैपिटल में रहना बहुत महंगा है। ट्रैवल और रहने का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि पूरा गांव मिलकर डोनेशन देता है तब जाकर सिर्फ एक आदमी को भेज पाते हैं।
उसे एक इंसान पर पूरे गांव की उम्मीदें टिकी होती हैं। ये सुनकर नोहा को लगता है कि टैलेंट सिर्फ पैसे की वजह से दबा जाना सबसे गलत है। वो तय करता है कि इस ऑब्स्टिकल को भी हटाना होगा। वो डिसाइड करता है कि ट्रैवल और लॉजिंग का पूरा खर्चा वो खुद उठाएगा। लड़की समझ जाती है कि ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश होंगे, लेकिन उसे भी पता है कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा आएगा। नोहा कामली सोचता है और कहता है कि सब कुछ जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं। वो अपने बटलर को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि कैपिटल में जितने भी घर खाली है उनकी जानकारी निकालने और उन्हें खरीद लिया जाए। साथ ही वो एक मर्चेंट से तुरंत कांटेक्ट करने को भी कहता है। कुछ समय बाद पार्टी में मौजूद वही लोग फिर से मिलते हैं। मर्चेंट नोआ से पैलेस सर्वेंट के बारे में पूछता। नोआ पूछता है कि क्या वो किसी को भेजना चाहते। मर्चेंट मान लेता है। नोआ समझ जाते हैं कि अगर पैलेस के अंदर उसका आदमी हुआ तो इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलती रहेगी। अगर एम्पर किसी को अपने पास रखे और वो वुमेन उसकी वाइफ्स में से एक बन जाए तो फायदा बहुत बड़ा होगा। मर्चेंट कहता है कि ये बात अभी के काम से अलग है और याद दिलाता है कि गिफ्ट से पहले ही भेज दी गए हैं। नोआ साफ करता है कि अगर सिर्फ रिकमेंडेशन चाहिए तो वो कर देगा, लेकिन अगर कोई खास पसंद बात है तो परफेक्ट चॉइस उसी को करनी होगी। मर्चेंट आखिर में एक और रिक्वेस्ट रखता है कि उसकी शॉप के साइन बोर्ड पर 13th प्रिंस का क्रेस्ट लग जाए। नोआ तुरंत समझ जाता है कि वो लॉयल्टी की बात कर रहा है। वो साफ कर देता है कि वो बिट्रेयल बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। घर लौटने पर नोआ महसूस करता है कि ब्रांड जैसे लोगों का उसके अंडर आना उसकी प्रेस्टीज और बढ़ा देगा। अगर वो उसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो उसकी पावर और इन्फ्लुएंस दोनों लगातार बढ़ जाएंगे। तभी उसे एहसास होता है कि वाटर से जुड़ा उसका स्टेटस थोड़ा कम हो गया। उसे लगता है कि एल्मीरिया में कुछ गड़बड़ है और उसे इस बारे में हाइनेस से बात करनी चाहिए। जब वो एम्बर से मिलता है और पूछता है कि एल्मीरिया की प्रॉब्लम की जानकारी कैसे मिली, तभी एक आदमी आता है और बताता है कि वहाँ रेबिलियन हुई है। वो नोआ को कांग्रेट्स भी करता है। फिर वो रेबिलियन के स्केल की बात करता है और समझ जाता है कि बाहर से देखने का फर्क छोटा लगता है, लेकिन एक्यूरेसी में ये सिर्फ एक लेवल नीचे आने जैसा होता है। एम्पर नोआ से पूछता है कि क्या वो इस वॉर का कमांडर बनना चाहता है। नोआ मना कर देता है। वो मानता है कि बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस उसके पास कम है और हेनरी इस काम के लिए ज्यादा सही है। रास्ते में हेनरी भी उससे कंफर्म करता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि इससे प्रेस्टीज मिल सकती थी। नोआ कामली कहता है कि वो अभी बहुत यंग है। उसी समय लेविथिन रिएक्ट करता है और नोआ समझ जाता है कि सोर्ड उसके प्रेजेंस को फील कर रही है। कैरेज से उतरते ही उन पर हमला हो जाता है, लेकिन नोआ अपने शील्ड की मदद से खुद को बचा लेता है। जल्दी उसे पता चलता है कि सामने वाले एल्मीरिया के वाटर मेजिस है। नोआ बिना किसी परेशानी के उन्हें हरा देता है। फाइट के बाद वो उन्हें जिंदा छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। घर लौटकर नोआ उसी आदमी को फिर बुलाता है और सख्त वर्ड में कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो उसे मरा हुआ मानेगा। इसके बाद वो उसे तुरंत हॉर्सेस के लिए फीड खरीदने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे शक है कि दुश्मनों ने किसी दूसरे देश में माउंट्स लिए हैं। ये सब सीधा उसके भाई की वॉर में मदद करेगा। ये सोचकर वो आदमी को बिना देर किए भेज देता है। घटना सामने आती ही एम्पर ने नोआ को तुरंत बुलाया। दरबार का माहौल गंभीर था और हर कोई सतर्क दिख रहा था। एम्पर ने शांति से बताया कि असासिन ने पूछताछ में कुछ काम की जानकारी दी है। उनसे पता चला कि रिबल्स का मकसद नोआ को किडनैप करना था ताकि उसे बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये सुनकर नोआ ने सोचा कि बात कुछ ज्यादा ही आसान लग रही है, क्योंकि इतनी जल्दी सच उगल देना शक पैदा करता है। उसे लगा कि झूठ की संभावना भी हो सकती है। एम्पर ने नोआ की समझ और सोच का सहारा और कहा कि चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच और झूठ पहचानने के तरीके मौजूद है। नोआ जानता था कि चालाक लोगों को पकड़ने के लिए चालाक दिमाग चाहिए, लेकिन उसे टॉर्चर जैसी चीजों की जानकारी नहीं थी। इसलिए वो फिलहाल दी गई जानकारी को मानकर आगे बढ़ना ही ठीक समझता है। नोआ के पिता ने आगे बढ़कर उसे बताया कि उसने बहुत अच्छा काम किया। अगर वो उसी दिन पकड़ा जाता तो एम्पर को एक बहुत ही कठिन फैसला लेना पड़ता। क्यों? उन्होंने ये भी कहा कि रेबल्स की घोड़ों पर ध्यान देना एक बहुत स्मार्ट कदम था। ये सुनकर नोआ थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसने तो बस हाल ही में सारे हॉर्स फीड को खरीदने का ऑर्डर दिया था। पहले भी ऐसी बात हुई थी, लेकिन इतनी तेजी से असर दिखेगा ये उसने नहीं सोचा था। एम्पर ने कहा कि स्टार्वेशन की स्ट्रेटजी किसी के भी दिमाग में आ सकती है और एल्बर्ट ने तो रेबल को भूखा रखने का सुझाव दिया था। लेकिन नोआ ने समझ लिया कि अगर रेबल्स को भूखा रखा गया तो वो गुस्से में आम लोगों पर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से उसने सिर्फ उनके घोड़ों को निशाना बनाया, और वो भी अपने ही पैसों से। एम्पर ने झुककर नोआ के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि उनके आइडियाज और उन्हें सही समय पर अमल में लाने की काबिलियत बहुत खास है और ये काम हर कोई नहीं कर सकता। नोआ ये सुनकर सच में हैरान हो जाता। उसने सम्मान के साथ धन्यवाद किया। उसके पिता ने कहा कि ऐसे काम का कोई इनाम जरूर होना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद एम्पर ने फैसला किया कि नोहा के क्रेस्ट में स्वॉर्ड जोड़ने की अनुमति दी जाए। ये सुनकर नोहा को गहरा झटका लगा, क्योंकि एम्पर वॉरियर्स की पहचान है और एम्पर की अनुमति के बिना क्रेस्ट में स्वॉर्ड जोड़ना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। कुछ मामलों में इसकी सजा मौत तक हो सकती है। वहीं एम्पर से ये अनुमति मिलना सबसे बड़े सम्मान में गिना जाता है। एम्पर ने कर्ज को इसका ऐलान करने को कहा और नोहा ने दिल से उनका आभार जताया।
जताया। उसी दिन बाद में ब्रायन नोआ से मिलने आया। उसने बताया कि ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले फीड के टाइप सीमित है और उनका रास्ता भी पहले से तय है, इसलिए सारा फीड खरीद ले जाना मुश्किल नहीं होगा। उसने ये भी कहा कि रेबल का लीडर खारफून बहुत जिद्दी इंसान है और अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्रायन को नहीं लगा कि तुरंत खतरा बनेगा, लेकिन उसने नोआ को सावधान करने की सलाह दी। तभी एवलिन दौड़ती हुई आई और बताया कि मेन गेट पर एक घायल आदमी आया है जो बहुत अर्जेंट रिपोर्ट देना चाहता है। नोआ बिना देर किए पहुंचा। उसने देखा कि एक घायल नाइट मुश्किल से खड़ा है और फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो अल्मीरा के एडोरा प्रोविंस का डेकोरेशन था। उसने बताया कि वहाँ रेबिलियन शुरू हो चुकी है और उसके सुपीरियर के अपसरिंग कर दी है। वो उस रास्ते पर नहीं चल सकता, इसलिए जान बचाकर वहाँ से भागा और नोआ को सूचना देने आया। ब्रायन समझ गया कि यही अर्जेंट रिपोर्ट थी, लेकिन प्रिंस को ये बात पहले से पता थी। इसके बावजूद नोआ ने उस आदमी का धन्यवाद और एवलिन से उसके घाव का इलाज करने को कहा। जाते जाते नोआ ने उसे 1000 रिन इनाम देने को कहा। ये सुनकर ब्रायन हैरान हो गया, क्योंकि वो जानकारी अब किसी काम की नहीं थी। नोआ ने साफ कहा कि ये सही है, लेकिन इतना खतरा उठाकर एक नॉर्मल रिपोर्ट देने आया, ये उसकी लॉयल्टी दिखाता है और ऐसी लॉयल्टी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ब्रायन ये बात समझ गया और नोआ ने कहा कि उसके हिसाब से वो इस इनाम के पूरी तरह लायक है। दिल ढलने के बाद जोई नोआ के ऑफिस आई। नोआ ने पहली नजर में ही देख लिया कि उसका चेहरा बहुत पीला है और वो कांप रही है। जोई ने घुटनों के बल बैठकर कांपते हाथों में करीब 50 सोरेन की एक थैली दी थी। उसने बताया कि किसी अनजान आदमी ने उसे पैसे इस शर्त पर दिए थे कि वो नोआ को स्लीपिंग ड्रग पिला दे। उसने एक छोटा सा जार भी आगे बढ़ाया। नोआ तुरंत समझ गया कि उसे उसके ड्रिंक में मिलाना था और उसके सो जाने के बाद उसे रेबल के हवाले करना था। इससे साफ हो गया कि रेबल्स अभी भी पीछे नहीं हटे और वो किसी भी तरह नोआ को पाना चाहते हैं। नोआ ने उससे पूछा कि वो ये सब लेकर उसके पास क्यों आई। जोए ने बताया कि वो कभी उसे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि उसने उसकी माँ और उसके गांव की मदद की थी। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने बताया कि रेबल्स ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे मार दिया जाएगा। डर के बावजूद वो ये बोझ अपने दिल में नहीं रख सकी और सच लेकर नोआ के पास आ गई, क्योंकि उसके लिए वफादारी और एहसान सबसे ऊपर था। नोआ ने पूरी बात समझ ली। उसे साफ दिखा कि जोए ने पैसों के लालच में धोखा नहीं दिया। नोआ ने उससे कहा कि रेबल्स ने उसकी वफादारी खरीदने के लिए 50 सोवरेन दिए थे, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए वो उस रकम में एक जीरो छोड़कर उसे 5000 रिन देगा। ये सुनकर जोई पूरी तरह चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा इनाम मिलेगा। उसने मना करने की कोशिश की और कहा कि वो इतना पैसा नहीं ले सकती, लेकिन नोआ ने जोर देकर उसे लेने को कहा। जोए की आंखों में आंसू और तेज होने लगे। उसने कांपती आवाज में थैंक यू किया और उसे दिल से एक दयालु मालिक बताया। नोआ ने ज्यादा देर रुकने को ठीक नहीं समझा और सीधा असली बात पर आ गया। उसने जोई को बताया कि अब उसे एक काम करना होगा। जोई बिना किसी हिचक के तैयार हो गई, लेकिन वो बहुत हैरान हो गई जब नोआ ने कहा कि वो खुद स्लीपिंग ड्रग पिएगा जब वो सो जाए, तब जोई उसे रेबल तक पहुंचा दे। इसके बाद जोई को तुरंत भागकर छिप जाना होगा, क्योंकि रेबल्स उसे चुप करने की कोशिश करेंगे। जोई को समझ में नहीं आया कि नोआ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर में नोआ को होश आया। वो किसी और जगह था और आसपास रेबल की बातें सुन पा रहा था। कोई कह रहा था कि इसे झंझट को खत्म करने के लिए उस अजीब से छोटे डैगर से एक वारी काफी होता। दूसरा उसे याद दिला रहा था कि ये आखिरी उपाय है और खारफून के आदेश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। नोआ को यकीन हो गया कि वही लोग हैं जो उसे पकड़ कर लाए हैं। धीरे धीरे उसे अपनी हालत समझ में आने लगी। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, लेकिन उसने पहले ही अपना हथियार कान के पास छिपा लिया था, वरना वो उसे छीन लेते। उसकी रिंग भी उनके हाथ में नहीं लगी थी। उसी की मदद से उसने रस्सियां काटी और खुद को आजाद कर लिया। जब उसकी आंखें अंधेरी की आदी हुई तो उसे समझ में आया कि वो किसी कमरे में नहीं, बल्कि एक वैगन के पीछे खड़ा है, क्योंकि वो पूरी तरह बेहोश था। नोआ ने लेविटिन से उस समय की यादें दिखाने को कहा। तलवार ने तुरंत जवाब दिया। उसे दिखा कि जैसे ही वो बेहोश हुआ, रेबल उसके ऑफिस में घुस आए। जोई बिना रुके भाग गई, ठीक वैसे ही जैसा नोआ ने कहा था। गार्ड्स के आने से पहले रेबल ने नोआ को वैगन में डाला और तुरंत वहां से निकल गए। सारी बात समझ आने के बाद नोआ खड़ा हुआ और अपनी तलवार लेकर रेबल्स की तरफ बढ़ा। वो उसे कोई खतरा नहीं मान रहे थे, वो बस इस बात से नाराज थे कि किसी ने उसे ढंग से बांधा नहीं। जैसे ही नोआ आगे बढ़ा, एक रेबल ने तलवार निकालकर चेतावनी दी, लेकिन उससे पहले ही वो कुछ और कर पाता। नोआ ने तुरंत लेविटिन से वार किया और उसे वहीं खत्म कर दिया। नोआ को लगा कि ये सब समय की बर्बादी है। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ काम की जानकारी मिलेगी, लेकिन ये लोग सिर्फ छोटे मोरे थे। बाकी रेबल्स ने तलवार निकाल ली, लेकिन नोआ ने एक एक करके सबको आसानी से हरा दिया। थोड़ी देर बाद जोया नाइट के एक ग्रुप के साथ वहां पहुंच। जोई ने घबराई हुई हालत में माफी मांगी। उसने बताया कि वो जानती थी कि नोआ ने उसे छुपने को कहा था, लेकिन उसे बहुत चिंता हो गई थी, इसलिए मदद लेने आ गई। नोआ ने देखा कि लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने नाइट्स के कैप्टन से कहा कि इन रेबल्स को संभाल ले, क्योंकि ये वही लोग हैं
जिन्होंने कुछ दिन पहले हमला किया था। जब बॉडीज हटाई जा रही थी तो एक डैगर जमीन पे गिरा। नोआ ने तुरंत सबको पीछे हटने को कहा और उसे छूने से मना कर दिया। पास जाकर देखने पर उसे समझ में आ गया कि वही डैगर है जिसकी बात रेबल कर रहे थे उसमें बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। लेविथन के जरिए नोआ को उसमें एक कर्स भी महसूस हुआ। एक ही पल के लिए उसे उस इंसान का चेहरा भी दिखा जिसने उस पर कर्स लगाया था। नोआ ने लेविथन से पूछा कि क्या वो इस कर्स का पीछा कर सकता है। तलवार ने जवाब में तेज चमकती आंखें दिखाई। अगले ही पल लेविथन ने अपनी ताकत छोड़ी। पानी की एक जबरदस्त धार आसमान चीरती हुई दूर तक गई और सीधा रेबल लीडर तक पहुंची। उसी पल वो वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह एम्पर ने नोआ की तारीफ की। उसे पता चल गया था कि रेबल के लीडर को रात में कहीं से आए पानी के विशाल वार ने खत्म कर दिया था। नोआ ने ये बात स्वीकार की। उसने डैगर से भारी नफरत का रास्ता बनाकर लेविथन से दूर से हमला करवाया और ये तरीका काम कर गया। लीडर के मरते ही अल्मीरा के रिबल्स खराब हो गए। फोर्थ प्रिंस हेनरी ने जल्दी ही हालत संभाल लिए। अफसरिंग में शामिल लगभग सभी लोग पकड़ लिए गए। अब उनके पनिशमेंट का फैसला एम्पर को करना था। एम्पर खुद दरबार में आया और आदेश दिया कि घोड़ों को मवेशी तैयार किए जाए क्योंकि दोषियों को बेहद कठोर सजा दी जाएगी। सब लोग मानते हैं कि एम्पर का फैसला बहुत अच्छा है। एम्पर नोआ से कहते हैं कि जिन्होंने इसके इलाके में बगावत शुरू की उन्हें अभी सजा मिलेगी। तभी नोहा घुटनों के बल बैठ जाता है और अचानक उनसे ऐसा न करने की रिक्वेस्ट करता है। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान हो जाता है। एम्पर उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब नोआ शांति से समझाता है कि सजा लॉ के हिसाब से ही देनी चाहिए। इंपीरियल लॉ के मुताबिक बगावत के लीडर्स को कमर से दो हिस्से काटा जाता है। तीसरे लेवल के सपोर्टर्स और मदद करने वालों को फांसी दी जाती है और बाकी जो शामिल हो उन्हें सिर से काट दिया जाता है। वो ये भी बताते हैं कि ड्रोन और क्वार्टर जैसी सजाएं से एम्पर के लॉ में नहीं है, चाहे ये सिर्फ बोलने का तरीका ही क्यों ना हो। एम्पर याद दिलाते हैं कि इन लोगों ने उनके नाम पर दाग लगाया, लेकिन नोआ उन्हें सावधान करता है कि अगर खुद एम्पर ही लॉ तोड़ेंगे तो एम्पर की सुप्रीमेसी हिल सकती है। इसलिए वो उनसे दोबारा सोचने को कहता है। पूरा दरबार एकदम शांत हो जाता है। हर कोई सांस रोके एम्पर की तरफ देखता है। माहौल बहुत टेंशन हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद एम्पर मान लेते हैं कि नोआ की बात सही है। वो कहते हैं कि नोआ ने सही समय पर उनकी गलती पकड़ ली, लेकिन वो ये भी साफ कर देते हैं कि सजा हल्की नहीं होगी। लो जितनी इजाजत देता है उतनी पूरी सजा दी जाएगी, किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। नोआ इस फैसले से सहमत दिखता है तो एम्पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोइसियल को बुलाकर दरबार में मौजूद सभी लोग 13वें राजकुमार से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि बच्चा इतने शांत चेहरे के साथ एम्पर को टोक सके, ये बहुत ही बड़ी बात थी। अब सबको पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी इंटेलिजेंस सच में हेवेंस का गिफ्ट है। वो सिर्फ तेज दिमाग वाला नहीं बल्कि मजबूत कन्विक्शन वाला भी है। एम्पर खड़े होते हैं और नोआ से कहते हैं कि उसने एम्पर के नाम को हिस्ट्री में खराब होने से बचा लिया, इसलिए उसे कोई रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। वो ताली बजाते हैं और घोषणा करते हैं कि वो उसे एक टाइटल देंगे। उनका कहना होता है कि उनके बच्चे उन्हें टोक सकते हैं, लेकिन सही तरीके से टोक पाना एक रेयर टैलेंट है। इसी वजह से वो नोआ को वाइस का टाइटल देते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी प्रिंस को इतनी जल्दी टाइटल मिलना पहले कभी नहीं हुआ। नोआ अपने स्टेटस चेक करता है और देखता है कि उसका टाइटल 13 इंपीरियल प्रिंस से बदलकर वाइस प्रिंस हो गया। वो अपने पिता का धन्यवाद करता है। एम्पर कहते हैं कि अगर नोआ थोड़ा पहले पैदा हुआ होता तो हालात बिल्कुल अलग होते। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि एम्पर के मुंह से ये बात निकलना कोई बहुत बड़ी बात होती है। सब लोग राजकुमार के लिए खुश होते हैं। इसके बाद एम्पर नोआ को याद दिलाते हैं कि नेट सिलेक्शन एग्जाम जल्दी आने वाला है। वो उससे पूछते हैं कि उसने जजिंग का तरीका सोचा है या नहीं। नोआ बताता है कि उसके पास एक प्लान है और वो ऑडियंस के बाद दिखाना चाहता है। एम्पर उसकी बात मान लेते हैं। ऑडियंस खत्म होते ही नोआ डेमोन्स्ट्रेशन करता है। वो क्रूज से कहता है कि वो उस पर पानी की बाल्टी फेंके। जैसे ही पानी आता है उसकी रिंग एक्टिवेट हो जाती है और एक शील्ड बन जाता है। पानी उसके शरीर को छू भी नहीं पाता। वो आराम से चाय पीता रहता है और बिल्कुल सूखा रहता है। एम्पर बिना कुछ कहे समझ जाते हैं। फिर भी नोआ बताता है कि एग्जाम में कंटेस्टेंट्स उस पर अटैक करेंगे और वो देखेगा कि उनका अटैक उसके कितने पास पहुंच पाता है। एम्पर इस आइडिया की तारीफ करते हैं। इससे जजिंग आसान होगी और बोझ भी कम होगा। वो ये भी कहता है कि इसमें खतरा है क्योंकि अगर कोई बहुत पावरफुल हुआ तो नोआ को चोट भी लग सकती है। नोआ साफ करता है कि वो उसके लिए तैयार है। ये सुनकर एम्पर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि यही बात उसे उनका बेटा बनाती है, एक इंपीरियल प्रिंस और अब वाइस प्रिंस। उसी दिन बाद में एम्पायर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोइसियल से मिलने जाते हैं। चलते हुए नोइसियल पूछता है कि पब्लिक के सामने अगर नोआ पहले पैदा हुआ होता, जैसी बात कहना थोड़ा ज्यादा नहीं था। एम्पायर हंसते हुए कहते हैं कि उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। वो बताते हैं कि नोआ ने सिर्फ उन्हें सही रास्ता दिखाया, बल्कि बैटल फील्ड में गए बिना एनिमे लीडर को खत्म कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो थोड़ी देर रुकते हैं और कहते हैं कि नोआ के मैजिक स्वॉर्ड में बहुत डरावनी पावर है, उससे कहीं ज्यादा जितना उन्होंने सोचा था।
नोइसल भी इससे इनकार नहीं कर पाता। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी वो लेविथन की ताकत पहचान सकता है। एम्पर तुरंत क्रूज को बुलाते हैं और उसे स्वॉर्ड लाने को कहते हैं। क्रूज बिना सवाल किए आदेश मान लेता है। इंतजार करते हुए एम्पर नोइसल को बताते हैं कि लेजेंड्स के मुताबिक लेविथन के ट्रू सील कभी नहीं टूटने चाहिए, लेकिन शायद अगर नो ऐसा करे तो चीजें बिल्कुल अलग दिशा में जा सकती हैं। कुछ समय बाद नाइट सिलेक्शन एग्जाम का दिन आता है। ये एम्पायर का सबसे बड़ा हर साल होने वाला इवेंट होता है। जिस देश को सब एम्पायर कहते हैं उसका असली नाम मिरिस एम्पायर है। मिरिस एक पुराना वर्ड है जिसका मतलब वॉरियर होता है। मिरिस एम्पायर में ताकत ही आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वही नाइट सिलेक्शन एग्जाम से तय होता है। इस एग्जाम को देखने के लिए पूरे एम्पायर से लोग आते हैं। इस साल ये एग्जाम और भी खास था क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार एक प्रिंस खुद हेड जज बना था। इसी वजह से लोग बड़ी संख्या में वेन्यू पर जमा हुए थे बस उसे देखने के लिए। नोआ एक टेबल पर बैठा हुआ था और शांति से चाय पी रहा था। तभी एग्जामिन नंबर 20 उसके सामने आता है। जैसे ही वो आदमी अपनी स्वॉर्ड उठाता है, लेविथन खतरे को महसूस करता है और नोआ की रिंग अपने आप एक शील्ड बना देती है। वो आदमी कई बार अटैक करता है लेकिन शील्ड पर उसका कोई असर नहीं होता। आखिर में उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो एग्जाम में फेल हो जाता है। सबको लगने लगता है कि यहाँ तो एग्जाम पास करना नामुमकिन है क्योंकि कोई भी वाइस प्रिंस को छू तक नहीं पा रहा। जोई नोआ को एक और चाय देती है। उधर एम्पर पैलेस की बालकनी से सब देख रहा था। क्रूज एम्पर से कहता है कि इस साल का एग्जाम पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एम्पर कहता है कि असली बात रिजल्ट की है क्योंकि ये एग्जाम सही सोल्जर्स चुनने के लिए होता है। वो ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि नोआ किस तरह का फाइटर चुनेगा। कई लोग फेल हो जाते हैं। फिर एग्जामिन नंबर 152 आगे आता है। वो एक पावरफुल मेज होता है। वो स्पेल बोलकर नोआ पर बर्निंग फ्लेम से अटैक करता है। आग नोआ को पूरी तरह घेर लेती है। थोड़ी देर बाद मेज पूरी तरह थक जाता है लेकिन नोआ को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर से प्रोटेक्टेड रहता है। मेज हार मान लेता है और समझ जाता है कि वो फेल हो गया। नोआ फिर चाय की एक और सिप लेता है और नोटिस करता है कि सूरज ढलने वाला है। उसे लगता है कि आज कोई खास कैंडिडेट सामने नहीं आया। होस्ट अनाउंस करता है कि अगला टेस्ट आज का आखिरी टेस्ट होगा। तभी एक वुमेन आगे आती है। वो अपने स्वॉर्ड निकालने से पहले खुद को मेंटली तैयार करती है। एक गहरी सांस लेने के बाद उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ जाती है जिसे नोआ तुरंत नोटिस कर लेता है। जैसे ही वो वुमेन स्वॉर्ड से अटैक करती है, नोआ का शील्ड एक्टिवेट हो जाता है लेकिन इस बार उसकी स्वॉर्ड का टिप शील्ड के अंदर चला जाता है। वो हार नहीं मानती और ज्यादा ताकत लगाकर दोबारा थ्रस्ट करती है। इस बार वो शील्ड को पूरी तरह तोड़ देती है। शील्ड टूटकर पीसेस में बिखर जाती है। उसकी स्वॉर्ड नोआ के चीरती हुई उसके शोल्डर को हल्का सा चोट पहुंचा देती है। ये देखकर लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं। विमेन को अचानक एहसास होता है कि प्रिंस को चोट लग गई है। वो डर जाती है और तुरंत रुक जाती है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। सबको लगता है कि अब उसे बड़ी सजा मिलेगी क्योंकि उसने प्रिंस को घायल कर दिया। लेकिन तभी नोआ गार्ड्स को उसे छोड़ने का ऑर्डर देता है। वुमेन को छोड़ा जाता है। सबके सरप्राइज के बीच नोआ खुद उसके पास जाता है और उसका नाम पूछता है। वुमेन सिर झुकाकर बताती है कि उसका नाम शेरली ग्रांट्स है। तभी नोआ बताता है कि वो एग्जाम पास कर चुकी है। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा जाता है। नोआ साफ करता है कि उसके स्टैंडर्ड्स उसने खुद तय नहीं किए लेकिन शेरले साफ तौर पर पास है और उसका फैसला फाइनल है। लोगों को यकीन नहीं होता कि नोआ ने उसे माफ कर दिया जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। इससे लोगों को उसकी जेनरसिटी पर और भरोसा हो जाता है। बाद में जब वो नोआ के मेंशन में होते तो नोआ शेरली की आर्मर को नोटिस करता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये आर्मर उसकी अपनी है। शेरली बताती है कि उसकी फैमिली में कई जनरेशन से चलती आ रही है। इसके बाद शेरली पूछती है कि एग्जाम पास करने से उसका क्या मतलब था और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। नोआ समझ जाता है कि वो गलती से लगी चोट की सजा के बारे में पूछ रही है। वो साफ करता है कि कोई पनिशमेंट नहीं है क्योंकि उसने खुद उसे अटैक करने को कहा था। शेरली अब पूरी तरह श्योर नहीं होती। तब नोआ उससे कहता है कि वो खड़ी हो और वही थ्रस्ट दोबारा करे। शेरली थोड़ा हेजिटेट करती है लेकिन फिर नोआ उसे याद दिलाता है कि अगर वो नाइट बनना चाहती है तो उसे ऑर्डर फॉलो करने होंगे। ये सुनते ही शेरली तुरंत खड़ी होती है, अपनी स्वॉर्ड पकड़ती है और फिर से खुद को फोकस करती है। नोआ उसके डिटर्मिनेशन को देखकर हल्की सी स्माइल करता है। जैसे ही वो अटैक करती है, नोआ का शील्ड फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इस बार शेरली पूरी ताकत से कोशिश करती है, इसलिए नोआ का शील्ड बिल्कुल भी नहीं हिलता। वो चाहकर भी इसे तोड़ नहीं पाती। तभी नोआ तुरंत अपनी शील्ड हटा लेता है और समझ जाता है कि एग्जाम के समय अगर वो सच में रोकना चाहता तो ऐसा ही कर सकता था। इसलिए शेरली ने उसे गलती से चोट नहीं पहुंचाई थी बल्कि उसने खुद ऐसा होने दिया था। नोआ बताता है कि नाइट का काम ऑर्डर फॉलो करना होता है। वो ये देखना चाहता था कि शेरले बिना डरे उसके ऑर्डर को सही से पूरा कर पाती है या नहीं। उसे ऐसा नाइट नहीं चाहिए जो डर की वजह से हाथ रोक ले। शेरले ने 2 बार पूरे मन से अटैक किया था, यहाँ तक कि चोट लगने के बाद भी। इसलिए उसमें नाइट बनने की पूरी काबिलियत है। शेरले ये समझकर हैरान हो जाती है कि नोआ का फैसला और इरादा शुरू से कितना स्ट्रॉन्ग था। बिना रोके वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और पूरी जिंदगी उसके साथ रहने की लॉयल्टी दिखाती है। नोआ समझ जाता है कि ये एक बड़ा जेस्चर जो उसने नाटकों में देखा है, ये
ऑफिशियली तरीका नहीं है, लेकिन उसका साफ मतलब है, इसलिए वो इसे मान लेता है। नोआ अपने स्टेट्स चेक करता है और देखता है कि लोगों में से शेरले ने उसके स्टेट सबसे ज्यादा बड़े हैं। तभी जोई कमरे में आती है और उसके साथ एम्पर का डॉक्टर गुड क्रो भी होता है। नोआ को लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसकी चोट बहुत बड़ी नहीं है। डॉक्टर चेक करने के बाद बताता है कि चोट किसी बोन या ऑर्गन तक नहीं पहुंचा। ये राहत की बात है। शेरले को ये सुनकर काफी सुकून मिलता है। वो बताते हैं कि उसके गांव में डॉक्टर्स नहीं होते, इसलिए वो हैरान है कि चोट को ऐसे ठीक किया जा सकता है। नो उससे पूछता है फिर उनके गांव में बीमारी या घायल होने पर क्या कर। शैले बताती है कि वो एल्डर प्रार्थना करते हैं या बीमारी की जड़ हटाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भी बताते हैं कि गरीब गांव में ऐसा होना आम बात है। नोआ कहता है कि डॉक्टर बनने का सबसे तेज रास्ता अप्रेंटिस बनकर सीखना होता है। तभी वो शेरले को नाइट के तौर पर अपना पहला ऑफिशियल ऑर्डर देता है। वो चाहता है कि शेरले अपने गांव से सबसे समझदार और मेहनती लोगों को लेकर आए। नोहा गुड से कहता है कि वो उनमें से कुछ को अप्रेंटिस के रूप में ले ले और सारे खर्चे वो खुद उठाएगा। शेरले ये सुनकर बहुत चौंक जाती है। नोआ उससे कहता है कि वो ऐसे लोगों के लिए जो डॉक्टर बनने लायक है और गांव वालों को चेक कर सके। शैली तुरंत थैंक्स के लिए झुक जाती है। नोहा थोड़ा चौंक जाता है और बताता है कि नाइट इस तरह नहीं झुकते और उसे नाइट के रूल्स सीखने होंगे, लेकिन चेतावनी के बाद भी शर्ले बिना सोचे फिर से झुक जाती है और नोआ वहां से चला जाता है। शर्ले उस रात मेंशन में ही रहती है। अगली सुबह वो अपने आर्मर पहनती है और नाइट के तौर पर काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। जो उसे टकराती है और हालचाल पूछती है। शर्ले बताती है कि वो ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि कमरा नया था। वो ये भी बताती है कि प्रिंस के सर्वेंट के कमरे भी बहुत आरामदायक होते हैं। जो ये सुनकर हल्की सी हंसी हंसती है और उसके साथ चलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो कुछ मेड को आपस में एक्साइटेड होकर बात करते हुए देखती है। जोई एक मेड रेना से पूछती है कि क्या हो रहा है। रेना बताती है कि वो सोच रही थी कि उनके मास्टर की फ्यूचर ब्राइड कैसी होगी। ये सुनकर जोई चौंक जाती है। शर्ले याद दिलाती है कि नोआ अभी सिर्फ 6 साल का है, बाकी प्रिंस तो 15 साल से पहले ही शादी कर लेते हैं, इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं है। एक मेड ये भी कहती है कि नोआ की शादी अल्मीरिया की अंजू की बेटी से हो रही है क्योंकि वो उसके इलाके में रहती है। बाकी मेट्स भी मान लेती हैं कि वो उसके लिए सही रहेगी। जोई को ये बात पसंद नहीं आती और उसे ये सब रूड लगता है। एक और मेट बताती है कि सब इसलिए क्योंकि प्रिंस बहुत ज्यादा लव्ड है। उसने देखा है कि घर के सामने वाली सड़क पर कितने कैफे खुले हैं, वहाँ बहुत सारी लड़कियां जमा होती हैं सिर्फ वो प्रिंस को एक झलक पाने के लिए या उसकी नजर में आने की उम्मीद में। रेना ये भी कहती है कि एविलिन हमेशा बोलती है कि नोहा से ज्यादा काइंड प्रिंस कहीं नहीं है और उसे पता है कि जोई खुद भी उसे बहुत पसंद करती है। ये सुनकर शैली थोड़ी हैरान हो जाती है। जोई तुरंत मना करने की कोशिश करती है, लेकिन रेना उसे झूठ कहती है और बताती है कि जोई हाल ही में मैजिक पढ़ने लगी है। जोई घबरा कर कहती है कि उसे गलत समझा जा रहा है। वो बस नोहा के काम आना चाहती है और उसके पास रहकर काम करना ही उसके लिए काफी है। इसके बाद जोई जल्दी से वहां से चली जाती है ताकि और टीजिंग ना हो। उधर मेड्स बस यही सोचती रहती है कि जोई कितनी प्यारी है। शैले कुछ देर तक इन बातों के बारे में सोचती रहती है, लेकिन फिर बिना समय गवाए नोआ के ऑफिस चली जाती है ताकि नाइट के तौर पर उसके साथ रह सके। थोड़ी देर में वहाँ एक और नाइट आता है। वो नोआ को बताता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम पूरा हो चुका है और वो इस साल के एग्जाम की रिपोर्ट देने आया है। वो ये भी बताता है कि नोआ के तरीके की वजह से इस बार चुने गए सभी नाइट्स बहुत अच्छे हैं और सभी ने आभार भी जताया। नोआ रिपोर्ट पढ़कर उस पर साइन करता है और कहता है कि बाकी नाइट तक भी उसका धन्यवाद पहुंचा दिया जाए। इसके बाद शेरले से कहता है कि वो आए हुए नाइट को बाहर तक छोड़ाए। ये बात उस नाइट को थोड़ी हैरान कर देती है। बाहर पहुंचते ही शेरले अचानक उस नाइट के सामने झुक जाती है और आने के लिए थैंक्स करती है। ये देखकर वो और ज्यादा चौंक जाती है और शेरले को बताता है कि वो दोनों नाइट्स इसलिए इतनी फॉर्मल हरकत जरूरी नहीं। शेरले तुरंत खड़ी होती है और माफी मांगती है। तब उस नाइट को समझ में आ जाता है कि नोहा ने उसे ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में ऐसा करने भेजा। जाते जाते वो सीनियर होने के नाते शेरले को सलाह देता है कि अगर वो नोहा के साथ रहेगी तो गलत रास्ते पर नहीं जाएगी, इसलिए उसे मेहनत करते रहना चाहिए। शेरले उसकी बात को गंभीरता से लेती है। कुछ समय बाद एक रात नोहा के साथ एक बॉल में जाती है। वहाँ अलीसिया गा रही होती है। ब्रायन और उसकी बेटी नोहा से मिलने आते हैं। कैंडी आने के लिए थैंक्स करती है और ब्रायन नाइट सिलेक्शन एग्जाम की सक्सेस पर बधाई देता है। नोहा उन्हें याद दिलाता है कि ये पार्टी असल में उन्हीं दोनों के लिए रखी गई है, इसलिए वो नोहा के पास ही ना रहे। जाने से पहले नोआ ब्रायन को बताता है कि यहाँ मौजूद लोग 13वें प्रिंस के घर से जुड़े व्यापारी हैं। ब्रायन बात समझ जाता है और कहता है कि वो उनसे पहचान बढ़ाएगा। अलीसिया का गाना खत्म होते ही नोआ ताली बजाता है और बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। अलीसिया मुस्कुराती है और नोआ को अच्छा लगता है कि वो खुश है। तभी सोई उसके पास एक लेटर लेकर आती है। वो बताती है कि वो तय नहीं कर पा रही कि ये दोनों चाहिए या नहीं, लेकिन ये नोआ के नाम का है। लेटर पर कुछ लिखा नहीं होता, इसलिए नोहा को मन में अजीब सा लगता है और वो इसे अलग जगह पर देखने का फैसला करता है। जोई बताती है कि गेट पर खड़े
बॉडीगार्ड ने कहा था कि लेटर देने वाला भाग गया और हो सकता है इसमें जरूरी जानकारी हो। नोआ कहता है कि जोई ने सही किया। जब नोआ लेटर खोलता है तो पता चलता है कि एल्मीडिया के बचे हुए रेबल्स कुछ हलचल कर रहे हैं। ये साफ नहीं है कि उन्होंने हार मानी या नहीं, लेकिन लेटर देने वाला खुद चुप कर जांच करने गया है। नोआ समझ जाता है कि वही सोल्जर है जिसने पहले रेबिलियन की खबर दी थी। जोई को भी वो आदमी याद आता है और उसे लगता है कि वो नोआ को बहुत मानता है। शैली सोचती है कि वो अपना कर्ज चुकाने के लिए ऐसा कर रहा है। नोआ को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि बिना ट्रेनिंग के इस तरह छुपकर काम करना बहुत खतरनाक है। अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जान जा सकती है। नोआ जानता है कि उसका ब्रदर हेनरी वहाँ पास ही है, इसलिए वो उसे मैसेज भेजता है कि इस काम को रुकवाए। कुछ दिनों बाद नोआ को जवाब मिलता है, लेकिन खबर बहुत खराब होती है। वो आदमी पकड़ा गया था और उसे बहुत टॉर्चर किया गया। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके साथ बेरहमी की गई। हेनरी की यूनिट ने उसे बाहर तो निकाल लिया, लेकिन वो अब तक होश में नहीं आया। उसकी हालत बहुत खराब है। नोआ को बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है। अगर उसने पहले ध्यान दिया होता तो ये रोका जा सकता था। वो खुद को ज्यादा दोषी नहीं देता और जोई से कहता है कि अल्मीरिया को मैसेज भेजा जाए कि खर्च की कोई चिंता ना करे, बस उस आदमी की जान बचनी चाहिए, चाहे डॉक्टर चाहिए या कुछ और, सब दिया जाएगा। जोई तुरंत मैसेज भेजने चली जाती है। इसके बाद नोआ कुछ समय तक बहुत परेशान रहता है। ये जानकारी के टुकड़े के लिए इतनी लॉयल आदमी की जान जाना सही नहीं। वो ठान लेता है कि उसे मरने नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद नोआ शैली के साथ मार्केट जाने का फैसला करता है। शैली वहाँ की चीजें देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। नोआ उसे याद दिलाता है कि वो अभी ड्यूटी पर है, इसलिए ध्यान ना भटकाए। शैली खुद को संभालती है और नोआ के साथ चली जाती है। नोआ उसे बताता है कि वो मार्केट इसलिए आया ताकि ब्रदर हेनरी को रेबिलियन रोकने और लेटर भेजने के लिए थैंक्स कहने के लिए कुछ खरीद सके। नोआ गिफ्ट लेने के लिए एलन की शॉप जाने का फैसला करता है। एलन उसे बताता है कि एक नई शिपमेंट आई है जो उसे जरूर पसंद आएगी। वो ताली बजाता है और कई वर्कर्स अलग अलग तरह के ड्रेसेस और महंगे ज्वेलरीज लाने लगते हैं। इतनी सारी चीजें आने के बाद भी नोआ की नजर सिर्फ एक चीज पर जाती है जो कपड़े से ढकी होती है। उसे पता नहीं होता कि वो क्या है, लेकिन उसे साफ लगता है कि वो बाकी चीजों से अलग है। एलन उसकी तारीफ करता है क्योंकि नोहा ने एक नजर में ही फर्क समझ लिया था। वर्कर्स कपड़े हटाते हैं और ग्लास से बनी गॉडेस की एक सुंदर स्टैचू दिखाते हैं। नोहा इस स्टैचू के पास जाता है और सोचता है कि ग्लास से ऐसी भी चीज बनाई जा सकती है। एलन बताता है कि ये लेंडेसी नाम की बहुत स्किल्ड आर्टिस्ट की बनाई हुई चीज है। ये कला अब लगभग खत्म हो चुकी है और ऐसी सिर्फ 2 ही गॉडेस स्टैचू बची हैं। नोआ स्टैचू को ध्यान से देखता है और उसे लेने का फैसला करता है। वो पूछता है कि क्या 10,000 रेन काफी है। एलन बताता है कि ये रकम से ज्यादा ही है। नोआ उसे एक पैक देता है जिसमें 10,000 से थोड़े ज्यादा ही रेन होते हैं। कि एक्स्ट्रा पैसे इतनी अच्छी चीज दिखाने का रिवॉर्ड है। उसी समय ऑस्कर वहां जाता है। उसे पता चलता है कि नोआ शॉप में है, इसलिए वो मिलने आ गया होता है। एलन उसका स्वागत करता है। शर्ले बिना सोचे समझे फिर से झुक जाती है क्योंकि ऑस्कर 8वां प्रिंस है। ऑस्कर की नजर ग्लास गोडेस स्टैचू पर पड़ती है और वो तुरंत पहचान लेता है कि लिंडेसी की बनाई हुई है। एलन ये बात कंफर्म करता है और बताता है कि ऐसे सिर्फ 2 ही स्टैचू हैं। ऑस्कर बताता है कि दूसरी वाली उनके पास है। ये सुनते ही नोआ स्टैचू को उठाता है और वो उसके हाथ में गिरकर टूट जाती है। कुछ पल के लिए सभी लोग घबरा जाते हैं। नोआ एलन को शांत करता है और कहता है कि पेमेंट फिर भी वही रहेगी। वो परेशानी के लिए उसे एक और बैग में पैसे देता है। वो एलन से ये भी कहता है कि खबर फैला दी जाए कि दूसरी गॉडेस स्टैचू मिली थी, लेकिन वो टूट गई। ऑस्कर इस बात से काफी इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि अब उसकी स्टैचू की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। नोआ सोचता है कि ट्रेजर के मामले में जो पहले करता है वही जीतता है। भले ही ये लेंडेसे के लिए ठीक ना हो, लेकिन अगर इससे एक की वैल्यू बढ़ती है तो उसे फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज का होना और 2 का होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। ऑस्कर ये भी सोचता है कि उसने इतनी समझ तब आई थी जब वो बड़ा हो चुका था और उसके पास अपनी फेव थी। बाद में थैंक्स कहने के बाद कहकर वहां से चला जाता है। नोआ फिर से किसी और गिफ्ट को चुनने का फैसला करता है। एलन खुशी खुशी उसे बाकी चीज दिखाने को तैयार हो जाता है। शॉप से बाहर निकलने के बाद शर्ले कुछ ज्यादा ही चुप रहती है। नोआ उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है। शर्ले बताती है कि जब से उसने नोआ की सेवा शुरू की है तब से उसे हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। वो उसकी सोच समझ जाती है, लेकिन इतनी कीमती चीज को तोड़ देना उसे थोड़ा अजीब लगता है। नोआ उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक चीज थी। असली ट्रेजर ऐसा नहीं होते। असली ट्रेजर वो लोग होते हैं जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मेहनत करते हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर जानकारी लाते हैं और जो पूरी सच्चाई से उसके साथ खड़े रहते हैं। वो ये भी बताता है कि लोग ही असली ट्रेजर होते हैं और इसमें शैरले भी शामिल है क्योंकि उसने इतने कम समय में उसे काफी समझ लिया है। ये सुनकर शैरले कुछ कह नहीं पाती। उसे लगता है कि नोआ उन अच्छे रूलर्स में से है जिनके बारे में उसने कहानियों में सुना था। तभी वो मन ही मन तय कर लेती है कि वो पूरी जिंदगी नोआ का साथ देगी। नोआ ऑस्कर की उस बात के बारे में सोचता है जिसमें उसने अपनी फ्रीव का जिक्र किया था। नोआ तय करता है कि जब तक वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचता तब तक वो ट्रेजर इकट्ठा करता रहेगा। 6 साल बाद नोआ 12 साल का हो जाता है। इतने समय बाद भी उसके सभी सबोर्डिनेट्स और मेड उतने ही लॉयल बने रहते हैं जैसे पहले थे।
सुबह के टाइम नोहा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी नई मेड जीजे का ध्यान बाहर की हलचल पर जाता है। उसे बताया जाता है कि नोहा के बर्थडे गिफ्ट लाने वाले लोगों की लाइन अभी खत्म नहीं हुई है और ये सिलसिला 3 दिन से चल रहा है। नोहा इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। जोई उसे याद दिलाती है कि पिछले साल ये लाइन पूरे 1 हफ्ते तक चली थी। ये सुनकर जीजी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कुछ देर के लिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। नोहा उसे कामली समझाता है कि गिफ्ट लेना बस रिसीव करके खत्म करने जैसा काम नहीं है। हर गिफ्ट और उसे भेजने वाले पर्सन का पूरा रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसे पूरा भरोसा है कि एविलियन ये सारा काम ठीक से संभाल रही होगी, इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं होती। जीजी अब भी हैरान होती है तो जोई उसे याद दिलाती है कि वो ड्यूटी पर है और उसे फोकस करना चाहिए। अब नोआ 12 साल का हो चुका है और उसे मैजिक स्वॉर्ड लेविथन को पूरी तरह मास्टर करने के लिए ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। एम्पायर के डायरेक्ट ऑर्डर से उसे मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में स्टेशन किया गया है, जो इंपीरियल आर्मी को कंट्रोल करता है। इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर हेनरी, जो एम्पायर का फोर्थ प्रिंस है। ब्रेकफास्ट के बाद नो हेनरी से मिलने का फैसला करता है। हेनरी उसे बताता है कि वो उसे एक सीरियस मैटर पर ओपिनियन लेना चाहता है। साउथर्न बॉर्डर पर रेबिलियन को दबाने के लिए एम्पायर का ऑर्डर आया है और इस मिशन की कमांड हेनरी के डायरेक्ट सबॉर्डिनेट प्राइस की दी गई है। एम्पायर का मानना है कि अगर बारबेरियंस पर दया दिखाई जाए तो वो और ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं, इसलिए रेगुलर आर्मी बेचकर अपनी ताकत दिखाना जरूरी है। नोहा राइस को देखता है और जानता है कि वो सिर्फ बहादुरी में नहीं बल्कि लीडरशिप में भी काफी कैपेबल है। हेनरी के बाकी नाइट्स के मुकाबले राइस वाकई एक्सेप्शनल है। नोहा उसे सिर्फ एक सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट बात जानना चाहता है कि एक्चुअल सोल्जर्स की संख्या कितनी है। इस सवाल का राइस अचानक स्टीफ हो जाता है। नोहा वही सवाल दोबारा दोहराता है। हेनरी को पहले समझ में नहीं आता कि नोहा ऐसा क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर उसे शक होने लगता है कि राइस कुछ छुपा रहा है। दबाव पड़ने पर राइस गिल्ड में झुक जाता है और अपनी गलती मान लेता है। नोआ सिचुएशन को बिगड़ने से रोकता है और हेनरी को काम करता है। वो समझाता है कि इंपीरियल आर्मी को फंडिंग सोल्जर्स की रजिस्टर्ड संख्या के हिसाब से मिलती है। इसी वजह से कोई जनरल्स नॉन सोल्जर्स जैसे मर्चेंट या सपोर्टर्स को भी सोल्जर्स के रूप में रजिस्टर कर देते हैं और एक्स्ट्रा फंड अपने पास रख लेते हैं। ये बात कंफर्म होने पर हेनरी और ज्यादा नाराज हो जाता है। नोआ राइस से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है और उसे सीधा खड़ा होने देता है। वो साफ करता है कि जनरल्स को न्यू सोल्जर्स ऐड करने का अथॉरिटी होता है और नॉर्मली ये कोई बड़ी गलती नहीं मानी जाती। कई बार सोल्जर्स को सिर्फ नंबर में दिखाना भी एनिमी के लिए डिटरेंट बन जाता है। हेनरी भी इस लॉजिक से अग्री करता है और मानता है कि कभी कभी आर्मी को ज्यादा दिखाना प्रैक्टिकल होता है, भले ही एक्चुअल काउंट कम हो। वो मान लेता है कि नोहा इन पॉलिटिकल और मिलिट्री मैटर को अच्छी तरह समझता है, लेकिन नोहा बताता है कि इस बार सिचुएशन अलग है क्योंकि एम्पर का ऑर्डर कंप्लीट विक्ट्री है। इसी वजह से वो एक्सिग्रेशन की लिमिट जानना चाहता था। राइस आखिरकार सच्चाई बता देता है कि एक्चुअल सोल्जर्स लगभग 2000 ही हैं। नोआ बस इतना कहता है कि राइस को ये इंश्योर करना होगा कि वो सच में इतने सोल्जर्स मैनेज कर सके। इसके बाद नोहा एक लेटर लिखने का फैसला करता है और राइस को देता है ताकि वो मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में सबमिट कर सके। उस लेटर के जरिए 2000 एक्स्ट्रा सोल्जर्स के नाम पर एक्सपेंसेस अप्रूव हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो राइस रख सकता है। राइस इस फैसले से चौंक जाता है, लेकिन नोआ उसे लेटर देने के लिए कहता है और साफ वार्निंग देता है कि डिफीट किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। राइस बिना हेजिटेशन ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। हेनरी इस पूरे अप्रोच को करेक्ट एंड स्टिक स्ट्रेटजी कहता है और मानता है कि नोआ ने सिचुएशन को मास्टरफुली हैंडल किया है। मीटिंग के बाद हेनरी नोआ को याद दिलाता है कि उसने अभी तक रियल वॉर एक्सपीरियंस नहीं लिया है। नोआ भी जानता है कि ये सच है। इंपीरियल फैमिली के रूल के मुताबिक भले ही उसकी एज अब 12 हो, वो अब भी लेवल 1 पर है। रॉयल फैमिली में कई बच्चे पावर स्ट्रगल की वजह से बचपन में पॉइजन से मर जाते हैं, जिसे ऑफिशियली एपिडेमिक बताया जाता है। इसी कारण प्रिंस को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हेयर्स माना जाता है और उन्हें अडल्टहुड से पहले बैटलफील्ड में जाने की इजाजत नहीं होती जब तक एम्परर खुद ऑर्डर ना दे। हेनरी उसे सलाह देता है कि फ्यूचर में अपने फीफ को रूल करने से पहले कुछ एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। नोआ के लिए ये साफ है कि एम्परर का ऑर्डर आएगा तो वो कभी भी जाने के लिए रेडी है। हेनरी भी मानता है कि मैजिक स्वॉर्ड लेविथन होने की वजह से नोआ के लिए वॉर ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। नोआ जब हेनरी से उसकी फर्स्ट कंपेनियन के बारे में पूछने वाला होता है तभी अचानक कैरिज रुक जाती है। एक छोटी लड़की रास्ते में आ जाती है और हेल्प मांगती है। उसी समय एलिस से कुछ और बच्चे भागते हुए निकलते हैं जिनका पीछा मैकेनरीज कर रहे होते हैं। उनमें से एक मैकेनरी उस लड़की को बालों से पकड़ लेता है और उसे ट्रबल मेकर मानकर रफ तरीके से खींचता है। उस पल सिचुएशन अचानक सीरियस और डेंजरस हो जाती है। बाकी मैकेनरीज भी जल्दी बाकी बच्चों को पकड़ लेते हैं। तभी अचानक नोआ कैरिज से नीचे उतर जाता है और उन्हें रुकने का इशारा
करता है। मैकेनिस उसे पहचानते नहीं है और उसे बस एक आम सा बच्चा समझते हैं, इसलिए उसे अपने काम से दूर रहने को कहते हैं। नोआ उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और शांति से उनसे पूछता है कि उनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ है, क्योंकि इंपीरियल लॉ के हिसाब से अनरजिस्टर्ड स्लेव ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये सवाल सुनकर मैकेनिस घबरा जाते हैं और खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, जिस वजह से वोलेंस का सहारा लेने का फैसला करते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई नोआ पर हाथ उठा सके, नोआ अपने हाथ में मैजिक सोर्ड लेविथन को समन कर लेता है। बिना एक पल गवाए वो एक ही करके सभी मैकेनिस पर वार करता है और कुछ ही सेकंड्स में उन्हें जमीन पे गिरा देता है। आसपास खड़े लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नोआ का सोर्ड हैंडलिंग बिल्कुल एक एक्सपीरियंस सोर्ड मास्टर जैसा होता है। सब कुछ खत्म होने के बाद नोआ अपने सोर्ड वापस हटा लेता है और बच्चों के पास जाकर देखता है कि वो ठीक है या नहीं। वो ये भी कंफर्म करना चाहता है कि लोग अंडरग्राउंड स्लेव ट्रेडर्स ही थे। डरी हुई छोटी लड़की रोते हुए सच्चाई बता देती है कि उन लोगों ने कहा था कि उसे और बाकी बच्चों को बेचकर अच्छा खासा पैसा मिलेगा। नोआ कुछ और समझ ही रहा होता है कि तभी एले से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वो बताता है कि उसका काम ही ऐसे बच्चों को पकड़कर बेचने का है। वो अपना नाम बताने में मना कर देता है और दावा करता है कि वो फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट के लिए काम करता है। नोआ एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि उस आदमी को ना सिर्फ उसकी आइडेंटिटी पता है, बल्कि वो उसे इनडायरेक्टली धमकी दे रहा होता है कि फर्स्ट प्रिंस का सपोर्ट होने की वजह से नोआ को इस मामले में दखल देना नहीं चाहिए। काफी सारे सिटीजन्स ये पूरा सीन देख रहे होते हैं, इसलिए वो आदमी नोआ से कहता है कि वो यहाँ कोई बड़ा हंगामा नहीं चाहता और चाहता है कि नोआ इसे नजरअंदाज कर दे। नोआ हेनरी से पूछता है कि क्या वो इस आदमी को जानता है, लेकिन हेनरी साफ मना कर देता है। जब ये साफ हो जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, तो नोआ लेविथन की अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और इस आदमी को तुरंत सबमिट कर देता है। आदमी वहीं गिर जाता है। नोआ नाराज होकर बताता है कि इस स्काउंडल की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने फर्स्ट प्रिंस का नाम झूठे तौर पर इस्तेमाल किया। नोआ सबके सामने साफ कह देता है कि ऐसे लोग दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो और उसका भाई ऐसे झूठ को कभी नहीं मानेंगे। अब आसपास खड़े लोग नोआ को पहचानने लगते हैं और समझ जाते हैं कि वो सॉन्गस्ट्रेस अलीसिया का पैट्रन और वाइस प्रिंस है। नोआ गार्ड को आदेश देता है कि इन सभी लोगों को पकड़कर फर्स्ट प्रिंस के ईस्टेट ले जाया जाए और बताया जाता है कि लोग गिलबर्ट का नाम लेकर गलत काम कर रहे थे। गार्ड तुरंत आदेश मान लेते हैं। नोआ ये भी कहता है कि बच्चों को फिलहाल उसके मेंशन में ले जाया जाए, क्योंकि वो बाद में उनकी पूरी कहानी सुनेगा। सब कुछ खत्म होने के बाद हेनरी उसकी तारीफ करता है कि उसने पूरे मामले को बहुत समझदारी से हैंडल किया। नोआ बस इतना सोचता है कि अच्छा हुआ कि मामला सही तरीके से सुलझ गया। अगर सच में गिलबर्ट के लोग होते तो वो उन्हें मार नहीं सकता था, और अगर उन्हें छोड़ देता तो लोगों को लगता कि उसने स्लेव ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया है। इसलिए सबसे सही रास्ता यही था कि उन्हें फेक साबित करके गिलबर्ट पर ही छोड़ दिया जाए। हेनरी अब नोआ की सोच को समझने लगता है और मानता है कि उसका तरीका हर बार उसे हैरान कर देता है। उसी रात डिनर के समय डैनियल नोआ के पास आता है और कुछ जानकारी देता है। नोआ बताता है कि फर्स्ट प्रिंस का एक नया मैसेंजर आया था, जिसने उन लोगों को पकड़ने के लिए उसका धन्यवाद किया। जांच में पता चला कि वो लोग सच में एल्बर्ट का नाम झूठे तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें अगले दिन कोर्ट भेजा जाना था, लेकिन मौका मिलते ही उन्होंने पॉइजन खाकर खुद को मार लिया। ये सुनकर नोआ को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है और वो समझ जाता है कि हेनरी भी यही सोच रहा है कि असली कल्प्रिट बच निकला। जैसे छिपकली अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है। नोआ बताता है कि स्लेव ट्रेड का ऑर्डर खुद गिलबर्ट ने दिया था। हेनरी समझ जाता है कि गिलबर्ट काफी समय से शॉप खरीदने, प्राइवेट स्टेट जमा करने और बेकार एक्टिविटीज में लगा हुआ है। नोआ मानता है कि इसके लिए उसे पूरी तरह दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गिलबर्ट फर्स्ट प्रिंस होते हुए भी कॉन्क्यूबिन का बेटा है और थ्रोन का सक्सेसर नहीं बन सकता। शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो ऐसे रास्ते चुन रहा है जहाँ उसे पावर और कंट्रोल का एहसास हो सके। हेनरी इस बात से हैरान हो जाता है कि नोआ को ये सब पहले से समझ में आ गया था। वो फिर से मानता है कि नोआ उसे बार बार सरप्राइज करता है। नोआ ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है और उसे लगता है कि थोड़ा सोचने से ही कोई भी समझ सकता है। हेनरी को ये पूरा मामला बेहद घिनौना लगा, लेकिन अब उसे थोड़ा सुकून भी मिलता है। कुछ समय बाद नोआ बच्चों से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसने व्यवस्था कर दी है और अब उन्हें कभी बेचा नहीं जाएगा। वो सभी फ्री है। बच्चे ये सुनकर थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। वही छोटी लड़की बताती है कि इस साल की सीड राइस खरीदने के लिए पैसे के बदले बेच दिया गया था। उस छोटी लड़की के पास खड़ा एक बच्चा बताता है कि उसे उसकी माँ के अंतिम संस्कार का खर्चा निकालने के लिए बेच दिया गया था। वहीं दूसरा बच्चा कहता है कि उसके घर वालों को बस पेट कम खिलाना था, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। इन बच्चों में से किसी के पास भी लौटने के लिए घर नहीं था और वो ये अच्छी तरह से समझ जाता है कि अगर वो ऐसे घर में वापस जाएंगे तो उन्हें दोबारा बेच दिया जाएगा। इसी वजह से वो डैनियल को जिम्मेदारी देता है कि वो उन बच्चों को अपने पास रखे, उनके लिए रहने की जगह और काम ढूंढे, और अगर उनमें से कोई पढ़ना चाहता हो तो उसकी पढ़ाई का इंतजाम करे। डैनियल बिना किसी सवाल के उसके आदेश मान लेता है। इसी बीच वही छोटी लड़की डरते डरते पूछती है कि क्या वो उन्हें खरीदने वाला है। नोआ हल्की मुस्कुराहट के साथ बच्चों के पास जाता है और साफ कर देता है कि वो उन्हें खरीद नहीं रहा। वो उन्हें ये भी समझाता है कि अगर वो कभी जाना चाहे तो वो पूरी तरह आजाद है। बस एक ही बात है जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेगा
करेगा, और वो है धोखा। बच्चे अब भी थोड़ा उलझन में रहते हैं, तो नोआ खुद ही सोचता है कि शायद उसकी बात उन्हें समझना मुश्किल लग रही है। डायलन बच्चों से कहता है कि उन्हें राजकुमार की दया के लिए आभारी होना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। बच्चे एक एक करके नोआ का धन्यवाद करते हैं और डायलन के साथ चले जाते हैं। ये सब शेरले दूर से देख रही होती है और उसे नोआ की कही हुई बातें याद आती हैं कि लोग ही असली खजाना होते हैं। कुछ देर बाद नोआ को एक और बात याद आती है और वो एविलिन से मिलने जाता है। एविलिन उसे बताती है कि उसके बर्थडे गिफ्ट से जुड़ा सारा काम बिना किसी परेशानी के निपटा दिया गया है। नोआ कहता है कि उसकी रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ अपने आप साफ है। इसके बाद अब एविलिन को एक एनवलप देता है और बताता है कि उसके लिए है। एविलिन एनवलप खोलती है, उसे पता चलता है कि यह उसकी डिसमिसल नहीं बल्कि एक नई युक्ति है। नोआ उसे बताता है कि वो अब एल्मीरिया के अंदर एक छोटे से क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेटर बन रही है। ये सुनकर एविलियन हैरान हो जाती है, क्योंकि अब वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिशियल बन चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे आमतौर पर मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और एक मेड के लिए ये बहुत ही बड़ी प्रमोशन होती है। एम्पायर से मिला नोआ तफरीफ कहीं बड़ा है, इसलिए वो अकेले उसे संभाल नहीं सकता। इसी वजह से उसने अलग अलग इलाकों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर चुने हैं जो उसकी तरफ से शासन संभालेंगे। नोआ एविलिन को बताता है कि वो कई सालों से उसे देख रहा है और उसे अपनी सबसे समझदार मेड मानता है। सिर्फ मेंशन में मेहमानों का ध्यान रखना उसके टैलेंट की बर्बादी है, इसलिए उसने फैसला किया है कि एविलिन थोड़ी हिचकिचाती है और कहती है कि वो बाहर जाकर आगे बढ़ने के बजाय उसी के पास काम करना चाहती है। नोआ उसे भरोसा दिलाता है कि वो ये बात पहले से जानता है, लेकिन ये भी कि उसमें आगे बढ़ने की पूरी काबिलियत है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर बनकर उसके लिए काम करेगी तो दुनिया जानेगी कि नोआ लोगों को पहचानने में कितना सही है। इसी वजह से वो चाहता है कि एविलिन मेंशन छोड़कर उसके लिए काम करे। एविलिन थोड़ी देर सोचती है और जैसे ही उसे समझ में आता है कि ये फैसला नोआ के भले के लिए है, वो खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसके जाने के बाद शेरली अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाती और सोचती है कि नोआ लोगों को जिस तरह इस्तेमाल कर रहा है वो फर्स्ट प्रिंस से बिल्कुल अलग है। नोआ तुरंत उसे टोक देता है और चेतावनी देता है कि ऐसी बातें जोर से नहीं कहनी चाहिए। शेरले तुरंत माफी मांगती है, लेकिन नोआ के चले जाने के बाद भी वो ही सोचती रहती है कि वो वाकई कमाल का इंसान है। कुछ समय बाद नोआ एम्पर से मिलता है। एम्पर बताता है कि उसने पूरा मामला सुन लिया है और ये भी है कि नोआ ने गिलबर्ट की इज्जत बचा ली है। नोआ कहता है कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस था और उसने सिर्फ कानून तोड़ने वालों को पकड़ा है। मन ही मन वो हैरान होता है कि उसके भाई ने खुद ही बात रिपोर्ट कर दी, जो काफी समझदार भरा कदम था। राज छुपाने की बजाय उसने खुद को पूरी तरह साफ कर दिया, जिससे लोगों को लगे उसके हाथ बिल्कुल साफ है। एम्पर नोआ से पूछता है कि उसे याद दिलाए कि अंडरग्राउंड स्लेव ट्रेडिंग किस तरह का क्राइम माना जाता है। नोआ बताता है कि अगर स्लेव ट्रेडिंग बिना रजिस्ट्रेशन के पकड़ ली जाती है तो उसके मेन लीडर का डोमिनेट आर्म काट दिया जाता है और जो बाकी लोग शामिल होते हैं उन्हें आर्मी सर्विस में भेज दिया जाता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी इस बात की पुष्टि कर देते हैं। इसके बाद एम्पर नोआ से पूछता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि उसने सुना था कि क्रिमिनल गुस्से में उस पर अटैक करने लगे थे। नोआ बताता है कि उसने सिचुएशन संभाल ली थी और वो पूरी तरह सेफ है। एम्पर इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं होता और सोचता है कि अगर नोआ जैसे इंसान के साथ ऐसा हुआ है तो पूछने की जरूरत नहीं है। वो मन ही मन ये सोचता है कि अगर वो खुद होता तो शायद पहचान छुपा कर काम करता और इसी परेशानी में हार भी सकता था कि कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इस पर कहता है कि एम्पर पर अटैक करना इंपीरियल फैमिली के खिलाफ क्राइम होता है और इसकी सजा डेथ होती है। वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग इस पर हल्का सा हंस देते हैं, लेकिन नोआ तुरंत ये बात साफ कर देता है कि इंपीरियल लॉ के हिसाब से अगर अटैकर को एम्पर की आइडेंटिटी पता ना होती तो उसे इंपीरियल फैमिली के खिलाफ क्राइम नहीं माना जाता, बल्कि सिर्फ नॉर्मल असॉल्ट माना जाता। नोआ की बात सुनकर पूरे रूम में अचानक शांति छा जाती है। नोआ खुद सोचने लगता है कि शायद उसने जरूरत से ज्यादा साफ बोल दिया, क्योंकि एम्पर से क्या कहना सही है और क्या नहीं ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। सच बोलना सही होता है, लेकिन तब नहीं जब उससे प्राइम मिनिस्टर गलत साबित हो जाए। नोआ एक पल के लिए सोचता है कि माफी मांग ले, लेकिन उससे पहले ही एम्पर हंसने लगता है और न्यू फाइल से कहता है कि उसने बेट जीत ली। प्राइम मिनिस्टर अपनी हार मान लेता है और एक्सेप्ट करता है कि उसने नोआ को कमाका था। नोआ को कुछ समझ में नहीं आता तो एम्पर उसे बताता है कि उसने प्राइम मिनिस्टर के साथ एक छोटा सा बेट लगाया था। ये बस एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि नोआ लॉ को सही तरीके से समझता है या नहीं। एम्पर पहले से जानता था कि नोआ लॉ के मामले में स्ट्रिक्ट और फेयर है, इसलिए वो सिर्फ कंफर्म करना चाहता था। इसके बाद एम्पर खड़ा होकर सबके सामने अनाउंस करता है कि इंपीरियल अथॉरिटी के तहत वो नोआ को मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस अपॉइंट करता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब नोआ इंपीरियल फैमिली का दूसरा मिनिस्टर प्रिंस बन चुका होता है। फोर्थ प्रिंस के बाद पूरा हॉल तालियों और चीयर्स से गूंज उठता है
नोआ खुद कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ सही जवाब देने से उसे इतना बड़ा पद मिल जाएगा। वो मन ही मन सोचता है कि क्या वो बेवजह ज्यादा सोच रहा है या फिर इस फैसले के पीछे कोई और रीजन भी है। उस रात नोआ फिर से अलाइस के परफॉर्मेंस देखने जाता है। वहाँ मौजूद लोग साफ महसूस करते हैं कि वो इस वक्त एम्पायर की सबसे पॉपुलर सॉन्गस्ट्रेस क्यों है। उसकी वॉइस इतनी खूबसूरत है कि लोगों को लगता है कि जैसे उनका दिल हल्का हो गया हो। नोआ लोगों की बात सुन लेता है और समझ जाता है कि अभी किसी और चीज के बारे में सोचना सही नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह शो एंजॉय करने लगता है। इस दौरान जोई और बाकी मेट्स एविलियन को विदा करती हैं, जो वो अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए जा रही होती है। बच्चे नोआ के इंतजाम से अच्छा खाना खाते हैं और डैलन उनकी देखभाल करता है। जैसे नोआ ने कहा था, शेरले अपनी नाइट ट्रेनिंग में और ज्यादा मेहनत करने लगती है। वही एल्बर्ट इतना सब होने के बाद भी किसी नई प्लानिंग में लगा रहता है। उसी रात फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एम्पर से अकेले में मिलता है और बताता है कि रिपोर्ट सच लग रही है। एम्पर इस बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं देता और बस इतना कहता है कि वो ये मामला उसी पर छोड़ रहा है क्योंकि अब उस समय ज्यादा इंतजार करने वाला नहीं है। अगले दिन नो जस्टिस मिनिस्ट्री जाता है और वहाँ के वाइस मिनिस्टर विनी ओची से मिलता है, जो वहाँ का नंबर 2 आदमी है। नो को दिखता है कि विनी काफी जवान है और उसका करियर अभी और ऊपर जाएगा, इसलिए नो उससे उसके काम के बारे में पूछता है। विनी बताता है कि उसके 2 मेन काम है। पहला काम पूरे साम्राज्य की अदालतों के बीच तालमेल बिठाना, दूसरा काम राजधानी के मुकदमों की सुनवाई करना। विनी ये भी बताता है कि 6 साल पहले हुए विद्रोह की तरह जब भी कोई गद्दीदार जैसा बड़ा जुर्म होता है तो उसकी सुनवाई या तो खुद मिनिस्ट्री करती है या फिर एम्परर खुद करते हैं। नो समझ जाता है कि इसका मतलब ये मिनिस्ट्री एक आम अदालत की तरह भी काम करती है। नो उससे पूछता है कि क्या वो खुद भी मुकदमों का फैसला करता है, तो विनी कहता है कि ये केस पर निर्भर करता है। नो बिना डरे अचानक विनी से पूछता है कि वो रिश्वत में कितना पैसा लेता है। विनी घबरा जाता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करता। नो से समझाता है कि वो उसे गुनहगार साबित नहीं करना चाहता, बल्कि सिर्फ सच जानना चाहता है, और कमरे से बाहर जाते ही वो ये सब भूल जाएगा। विनी को उसकी बात समझ आती है और वो बताता है कि वो ज्यादा रिश्वत नहीं लेता, साल में बस कुछ 100 नहीं लेता है, लेकिन उसके नीचे काम करने वाले लोग उससे दुगना ज्यादा रिश्वत लेते हैं। विनी का एक नियम है कि वो मर्डर वाले केस में रिश्वत नहीं लेता क्योंकि वो आसानी से पकड़े जा सकते हैं। अगर केस करने वाला बदला लेने पर आए तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो रिश्वत सिर्फ उनकी केस में लेता है जो किसी भी तरफ जा सकते हो। नो बिना कुछ सवाल एक कागज साइन करके देता है कि अगर वो साल के 500 ऋण लेता है तो नो उसे 5000 ऋण देगा। इसके बदले विनी को अब से रिश्वत लेना बंद करना होगा क्योंकि नो एम्पर की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है और इसमें उसे विनी की मदद चाहिए। विनी ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अब उसे समझ में आ गया कि सम्राट ने नू को 6 साल की उम्र में ही बुद्धिमान का खिताब क्यों दिया और उसे जस्टिस मिनिस्टर बनाया। वो कागज मेज पर रख देता है और भरोसा दिलाता है कि अब रिश्वत नहीं लेगा। नू को थोड़ा शक होता है पर अपने सिस्टम में बदलाव देखकर वो विनी पर भरोसा करने का फैसला करता है। उसी रात ऑस्कर नू की कामयाबी की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखता है। ऑस्कर बहुत खुश है क्योंकि सम्राट के 50 साल के राज में नू अपने भाई हेनरी के बाद दूसरा ऐसा राजकुमार है जिसे मिनिस्टर बनाया गया है। नू से पूछता है कि सम्राट ने उन्हें ही मिनिस्टर क्यों बनाया, तो ऑस्कर कहता है कि शायद वो सम्राट के बहुत करीब है। नू को लगता है कि हेनरी के पास 2 वॉर दबाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था पर उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो शायद सम्राट उसे सच में खास मानते हैं। नू ऑस्कर से पूछता है कि क्या उसे पता है कि एक बार ये साम्राज्य लगभग खत्म होने वाला था। ऑस्कर कहता है कि हाँ, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पहले सीनियर स्टाफ का चुनाव जन्म के समय ही हो जाता था। इससे बाकी राजकुमार बेकार बैठे रहते थे और देश की शांति बिगड़ने लगी थी। इसके बाद नियम बदला और हर राजकुमार को अपना इलाका और अच्छी पढ़ाई दी जाने लगी। नो कहता है कि उसे मंत्री बनाना सिर्फ पढ़ाई का हिस्सा नहीं लगता। ये सुनते ही ऑस्कर सुन रह जाता है। वो अचानक खड़ा होकर पूछता है कि क्या सम्राट नो को अगला राजा यानी कि क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं। वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है और नो कहता है कि उसे पक्का नहीं पता पर मामला सिर्फ प्यार दिखाने से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। तभी ऑस्कर के पास उसके एक आदमी की खबर आती है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी बात एकदम सही थी। ऑस्कर बताता है कि उसने महल में काम करने वाले एक वर्कर को पैसे देकर अपनी तरफ रखा है और वहाँ से पता चला है कि एम्पर कल सुबह की मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर के नाम का ऐलान करने वाले हैं। नो ये सुनकर दंग रह जाता है, लेकिन ऑस्कर कहता है कि अभी इस बात को छोड़ो, हमें तो तुम्हारी होशियारी की खुशी में पार्टी करनी चाहिए। जैसे ही वो जश्न मनाते हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर राजा को बताते हैं कि केटस के साथ 167 लोगों को पकड़ लिया गया है। ये सब लोग एम्पर को गद्दी से हटाकर क्राउन प्रिंस को राजा बनाना चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि पकड़े गए लोगों ने अपनी सारी प्लानिंग खुद बता दी है। एम्पर एक ठंडी सांस लेते हुए कहते हैं कि क्राउन प्रिंस उनके 50 साल के राज में 30
साल से इसी इंतजार में बैठा है। शायद अब वो और इंतजार नहीं कर पा रहा। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इस सब में क्राउन प्रिंस का हाथ होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। एम्परर कहते हैं कि उन्हें पता है, इसलिए वो एल्बर्ट मतलब क्राउन प्रिंस को कुछ नहीं कहेंगे। बस उस क्रीटस नाम के आदमी को जान से मार दिया जाएगा और बात वहीं खत्म हो जाएगी। इसके बाद एम्परर ऑस्कर वाली बात पूछते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि उन्होंने एक आदमी को ऑस्कर के पास भेजा था, लेकिन उसे तो पहले से ही सब पता था क्योंकि नू भी वहाँ मौजूद था। एम्परर को पूरा यकीन हो जाता है कि नू ने ही उनके मन की बात जान ली है। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि खबर के हिसाब से बात सही है। एम्परर कहता है कि नू हमेशा की तरह बहुत होशियार है, जबकि गिलबर्ट और अल्बर्ट किसी काम के नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि उनके बाद राजा बनाने लायक कौन है। उन्हें लगता है कि हेनरी, ऑस्कर या नू में से कोई भी राजा बन सकता है, बस उन्हें एम्परर के टेस्ट पास करने होंगे। अगले दिन विनी नू को उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने गद्दारी की कोशिश की थी। नू को पता चलता है कि ये सब अल्बर्ट के बहुत करीब लोग हैं, जैसा उनका पुराना टीचर और उनके खास सिपाही। कोई भी ये देख सकता था कि ये सब क्राउन प्रिंस की टीम का काम है। नू को पता है कि कानून के हिसाब से अगर रॉयल फैमिली का कोई भी इंसान जुर्म करता है तो उसे हल्की सजा मिलती है, लेकिन गद्दारी के मामले में नियम बहुत कड़क है। अगर रॉयल फैमिली का कोई भी आदमी इसमें शामिल होता है तो उसे बीच में काट दिया जाएगा। अगर उन्हें प्लानिंग का पता हो और वो राजा को ना बताए तब भी ये सजा मिलती है। अल्बर्ट के इतने सारे लोग इसमें शामिल थे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसे कुछ पता ना हो, लेकिन क्राउन प्रिंस को ऐसी सजा देने पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी बदनामी होती है। नू विनी से पूछता है कि एम्परर ने क्या कहा। विनी बताता है कि एम्परर ने सिर्फ इतना कहा कि कानून के हिसाब से काम करो और जो लोग इसमें शामिल है उन्हें सजा दो। नू एम्परर के इशारे को समझ जाता है और अब वो खुद फैसला सुनाने का मन बना लेता है। जल्दी ही नू एम्परर से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसने गद्दारों को सजा देने का फैसला कर लिया है। वो कहता है कि पकड़े गए लोगों में से लीडर को बीच से काट कर मार दिया जाएगा और उसके साथियों को भी मौत की सजा दी जाएगी। वो ये भी साफ कर देता है कि सजा सुनाते ही उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। नू जानता है कि एम्परर ने सिर्फ पकड़े गए लोगों को सजा देने की बात कही है। इसका मतलब ये है कि वो अभी अल्बर्ट मतलब क्राउन प्रिंस को इस लफड़े में नहीं घसीटना चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ लिस्ट में शामिल लोगों को ही सजा मिलेगी। नू चाहता तो उनकी मौत को साल के उस दिन टाला जा सकता था जब सबको एक साथ सजा दी जाती है, लेकिन उसे डर था कि अगर देरी हुई तो शायद अल्बर्ट का नाम सामने आ जाए या उन्हें माफी मिल जाए, इसलिए वो उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। ये सब कानून के दायरे में था, इसलिए एम्परर उसकी बात मान लेते हैं। वो क्रूज से कहते हैं कि नू ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उसकी साल की सैलरी में 1000 रिन और बढ़ा दिए जाए। नू को लगता है कि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था जिसके लिए इनाम मिले, पर इससे साफ हो गया था कि एम्परर सच में अल्बर्ट को बचाना चाहते थे। एम्परर हमेशा की तरह नू के पास आकर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत होशियार है। वो नू से कहते हैं कि उन्हें उससे बहुत उम्मीद है, इसलिए वो ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। नू चुपचाप उनकी बातें मानकर वापस जस्टिस मिनिस्ट्री की तरफ निकल जाता है, पर वहां पहुंचते ही शर्ली को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही नू गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कुछ गार्ड्स जमीन पर मरे पड़े हैं। एक गार्ड जो अभी जिंदा था वो नू को बताता है कि कुछ हमलावर अभी भी अंदर ही हैं। वो गार्ड इतना कहते ही बेहोश हो जाता है। नू को पहले लगा कि उसे शर्ली को मिलिट्री मिनिस्ट्री भेजकर अपने भाई से मदद मांगनी चाहिए, पर तभी वो रुक जाता है और दोबारा सोचता है। उसे लगता है कि इस हमले की टाइमिंग कुछ अजीब है। नू तुरंत अपना मन बदलता है और अपनी जादुई तलवार निकाल लेता है। वो शर्ली को हुक्म देता है कि वो अपने साथियों को इकट्ठा करे। वो कहता है कि उसके अलावा किसी को भी घर के अंदर या बाहर मत आने दे, यहाँ तक कि दूसरे राजकुमारों को भी नहीं। शर्ली उसकी बात मान लेती है और नू अपनी तलवार लेविथन लेकर घर के अंदर दौड़ पड़ता है। उसे रास्ते में बहुत सारे मरे हुए गार्ड्स दिखते हैं, पर वो रुकता नहीं और बाकी मेंबर्स को पीछे हटने के लिए कहता है। नू एक कमरे में घुसता है और देखता है कि एक हमलावर किसी की जान ले रहा है। नू बिना डरे उस पर हमला कर देता है। वो आदमी तलवार लेकर नू पर कूदता है, पर नू कहता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ सेकंड्स में नू अपनी तलवार से उसके हाथ पैर काट देता है। जब वो हमलावर देखता है कि वो चारों तरफ से घिर गया तो वो खुद को मारने की कोशिश करता है, पर नू अपनी अंगूठी के जादू से उसे रोक लेता है। तभी बाकी हमलावर भी उस कमरे में आ जाते हैं और अपने साथी उसे कहते हैं कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। जब हमलावरों ने नू को देखा तो उन्होंने एक साथ उस पर हमला कर दिया, पर वो स्लो थे। नू ने अपनी तलवार से आसानी से उन्हें हरा दिया। उसने इस बात का ध्यान रखा कि वो मरे नहीं और अपनी अंगूठी के जादू से उन्हें खुदकुशी करने से भी रोक दिया। जैसे ही सबने सबको काबू में किया, विनी दौड़ता हुआ कमरे में आया। वो ये देखकर दंग रह गया कि नू ने अकेले ही उन सबको ढेर कर दिया। नू ने बिना वक्त बर्बाद किए विनी से हालत के बारे में पूछा। विनी ने बताया कि उनके कई गार्ड्स मारे गए हैं और पकड़े गए, सभी गद्दार भी मार दिए गए हैं। नू को ये सुनकर हैरानी हुई क्योंकि उसका सीधा मतलब था कि उन गद्दारों का मुंह बंद करने के लिए उन्हें मार दिया गया है, यानी महल में घुसने वाले ये लोग क्राउन प्रिंस के आदमी थे। ये समझकर नू ने एक गहरी सांस ली और अपनी ही तलवार से अपनी कमर पर एक कट मार लिया। विनी ये देखकर घबरा गया। उसे समझ में नहीं आया कि नू ऐसा क्यों कर रहा है। नू ने दर्द के बावजूद खुद को शांत रखा और विनी से कहा
कहा कि सबको यही बताना कि इन चारों हमलावरों ने उसे जख्मी किया है। फिर उसने पूछा कि एक राजकुमार को बुरी तरह जख्मी करने की सबसे बड़ी सजा क्या है। विनी को अब नू का प्लान समझ आ गया। उसने बताया कि उसकी सबसे बड़ी सजा तुरंत मौत है। नू ने बिना हिचकिचाए उसे हुक्म दिया कि इन हमलावरों को अभी के अभी मार दिया जाए, और विनी ने उसकी बात मान ली। इसके बाद नू को नौकरानियों और 2 डॉक्टरों ने उसके जख्म का इलाज किया और खून बहना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद विनी ने आकर बताया कि उन सबको मार दिया गया है। नू ने चैन की सांस ली और कहा कि अब ये मामला यही खत्म हो गया। विनी ने भी उसकी बात मानी और कहा कि नू की समझदारी का कोई जवाब नहीं है। नू को राहत मिली क्योंकि क्राउन प्रिंस की वजह से पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ सकता था। अगले दिन एम्पर ने नू को महल में बुलाया। उन्होंने कहा कि उसे झुककर सलाम करने जैसी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जख्मी है। नू ने उसे शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसे अपनी हार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एम्पर ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि इसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है। फिर भी उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि नू जैसे काबिल आदमी को कोई जख्मी कैसे कर सकता है। उन्होंने नू से पूछा कि क्या वो हमलावर सच में इतने ताकतवर थे। नू को पता था कि एम्पर ऐसा कुछ पूछेंगे। एम्पर का जासूसों वाला नेटवर्क इतना मजबूत है कि उन्हें शायद पता चल चुका था कि नू ने खुद को जख्मी किया है। इसलिए नू ने कहा कि ताकत सिर्फ तलवार चलाने से नहीं आती। इंसान कितना भी हुनरमंद क्यों न हो, अगर कोई उसकी दिमाग से खेल जाए तो वो कमजोर पड़ जाता है। एम्परर्स की बात समझ गए और बोले कि नू सच में एक बहुत अच्छा बेटा है और उन्हें उस पर गर्व है। नू को लगा कि एम्पर समझ गए हैं कि उसने ये सब कितनी गहराई से सोचकर किया है। एम्पर ने कहा कि काश उनके सारे बेटे नू जैसे होते। ये सुनकर नू मुस्कुरा दिया। इसके बाद वो दोनों टहलने निकले। एम्पर ने बातों बातों में कहा कि इतिहास में जितने भी महान राजा हुए हैं उनमें से ज्यादातर अपने आखिरी दिनों में अपना नाम खराब कर लेते हैं। नू ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि क्या वो क्राउन प्रिंस की गद्दी के बारे में बात कर रहे हैं। उनके एम्पर ने इस देश को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए इतिहास में उन्हें एक बहुत ही बड़ा लीडर माना जाएगा। लेकिन नू को पता था कि अगर ये गद्दारी कामयाब हो जाती है तो लोग यही कहते कि राजा बुढ़ापे में सटिया गया है और अपने बेटे को काबू नहीं कर पा रहा। ये साफ था कि एम्पर अब क्राउन प्रिंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे और वो इसलिए चुप थे क्योंकि क्राउन प्रिंस को हटा देने से बुढ़ापे में उनकी खुद की बदनामी होती। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एम्पर से कहा कि उसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। उसने याद दिलाया कि एम्पर ने हेनरी ऑस्कर और खुद उसे मिनिस्ट्री प्रिंस बनाया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए उसे डर है कि आगे चलकर कामों में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए वो चाहता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो इन सब कामों के बीच तालमेल बिठा सके। एम्पर को लगा कि वो प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, पर नू ने साफ किया कि ऐसा नहीं है। उसने समझाया कि इन तीनों राजकुमारों के ऊपर एक बड़ा पद होना चाहिए जो उनके कामों को देखे। नू ने प्राइम मिनिस्टर प्रिंस नाम का एक नया पद बनाने की सलाह दी और कहा कि क्राउन प्रिंस को ये काम दे देना चाहिए। एम्पर ने तुरंत इस बात को मना कर दिया और कहा कि ये नामुमकिन है। उन्होंने नू को आगे बोलने का मौका भी नहीं दिया और कहा कि अभी उसके जख्म भरे नहीं है, इसलिए उसे आज के लिए घर जाना चाहिए। इसके बावजूद जब एम्पर वहां से जाने लगे तो नू ने उनसे कहा कि एल्बर्ट पिछले 30 साल से क्राउन प्रिंस है, इसलिए वो समझ सकता है कि उसके भाई के अंदर इतनी बेचैनी क्यों है। नू ने कहा कि आखिरी फैसला तो हमेशा एम्पर का ही होगा, बस उन्हें अपने भाई को अपने जैसा काम करने का एक मौका देना चाहिए। एम्पर थोड़ी देर के लिए रुके और नू की तरफ मुड़कर बोले कि क्राउन प्रिंस का पद अभी भी मंत्रियों से ऊपर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जरूरी बात हुई तो शायद क्राउन प्रिंस उसे एम्पर तक पहुंचाने ही ना दे। नू ने इसका हल बताते हुए कहा कि हर मिनिस्ट्री प्रिंस के पास ये हक होगा कि वो सीधे एम्पर से बात कर सके। अगर उन सबको लगता है कि कोई बात जरूरी है तो वो क्राउन प्रिंस को छोड़कर सीधे एम्पर के पास जा सकते हैं। एम्पर ये सुनकर हैरान हो गए क्योंकि इस आइडिया से क्राउन प्रिंस के पास कहने का तो बड़ा पद होगा पर असल में कोई पावर नहीं होगी, ये पद सिर्फ नाम का होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद एम्पर ने माना कि नू का प्लान बहुत जबरदस्त है, वो एकदम सही कह रहा है। अगर ये प्लान काम कर गया तो ये सबसे अच्छा रास्ता होगा। एम्पर ने नू को उसकी सलाह के लिए थैंक यू कहा और उसकी बात मान ली। उन्होंने एक बार फिर कहा कि काश नू का जन्म थोड़ा पहले हुआ होता। नू चुप रहा क्योंकि उसे पता था कि एम्पर उसकी बात को एक पल में समझ गए हैं। वो उसे सच में एक महान लीडर है। सम्राट की बदनामी को रोकना ही लोगों की शांति से जीने देने के सबसे अच्छा तरीका था। एम्पर ने कहा कि वो नू को इनाम देना चाहते हैं, पर इस सलाह के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्रूज से कहा कि वो तिजोरी की तरफ चलेंगे और नू भी उनके पीछे पीछे जाएगा। वहां पहुंचकर एम्पर ने उससे पूछा कि क्या उसने अपनी पसंद से वो अंगूठी चुनी थी जो उसने पहन रखी है। जब नू ने कहा कि हाँ, तो सम्राट ने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि नू की पसंद और समझ कितनी अच्छी है। तो ये सब सोचकर एम्पर नू से कहते हैं कि वो इस खजाने में से
अपनी पसंद की कोई भी एक चीज ले। नू उन्हें थैंक यू बोलता है और खजाने के अंदर जाकर अपनी जादू तलवार लेविथन से कुछ अच्छा ढूंढने को कहता है। लेविथन तुरंत चारों तरफ जादुई लहर छोड़ती है और कुछ ही सेकंड्स में नू को एक अच्छी चीज मिल जाती है। एम्पर दंग रह जाते हैं कि नू ने इतनी जल्दी रास्ता ढूंढ लिया। लेविथन नू को पुरानी और कीमती चीजें के बीच रखे एक छोटे से डिब्बे की तरफ ले जाती है। नू अपनी तलवार पर पूरा भरोसा करके उस डिब्बे को अपने दोनों हाथों में उठा लेता है। शुरुआत में तो कुछ होता नहीं, पर जैसे नू डिब्बे को खोलता है वो चारों तरफ से भयानक आग की लपटों से घिर जाता है। उन लपटों के बीच नू को एक साया दिखता है जो बिल्कुल लेविथन जैसा ही था। नू समझ जाता है कि इस साए के पास भी अपनी खुद की मर्जी है और वो अपनी तलवार से उसके वार को रोकता है और उसे अपने हुक्म मानने को कहता है। लेविथन की ताकत उस साए को चीर देती है और सिर्फ एक वार में उसे हरा कर एक छोटी सी अंगूठी में बदल देती है। नू उसे आसानी से पकड़ लेता है और आग शांत हो जाती है। जब नू अपनी ताकत चेक करता है तो उसे दिखता है कि उसकी आग वाली शक्ति अब बदल गई है। एम्पर को ये देखकर हैरानी होती है कि नू बिल्कुल सही सलामत है और उसने उस जादुई चीज को अपना गुलाम बना लिया है। क्रूज भी हैरान था कि उसने इतनी जल्दी ये कर दिखाया, पर एम्पर को नू से ऐसी उम्मीद थी। नू ने बिना हिचकिचाए लूथियर नाम की उस चीज को चुन लिया। नू कहता है कि इस अंगूठी में बहुत पावर है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या वो इसे टेस्ट करना चाहेगा। वो इसके लिए एक निशाना तैयार करवाता है। नू मना कर देता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। एम्पर समझ जाते हैं कि नू के पास जरूर कोई प्लान होगा। वो बाहर आते हैं और नू अपनी नई अंगूठी से खुद पर ही आग का हमला करता है और एम्पर डर जाते हैं, पर नू उन्हें बताता है कि वो ठीक है। आग की लपटें नू को छू भी नहीं पा रही थी। नू को यकीन हो जाता है कि लेविथन की ताकत लूथियर से थोड़ी ज्यादा है जैसे उसने सोचा था। एम्पर को भी एहसास होता है कि लपटें देखने में तो खतरनाक है, पर उनसे गर्मी महसूस नहीं हो रही। नू को यकीन हो जाता है कि लेविथन ताकत लूथियर से थोड़ी ज्यादा है। उन्हें नू जमीन की तरफ देखने को कहता है। एम्पर देखते हैं कि नू के चारों तरफ जमीन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। नू समझ जाते हैं कि लेविथन ने आग की गर्मी को रोक रखा है ताकि बाहर ना फैले। एम्पर नू की इस काबिलियत को देखकर दंग रह जाते हैं। वो लूथियर को नू को सौंप देते हैं और कहते हैं कि वो इसका इस्तेमाल देश की भलाई के लिए करे। यहाँ ये बताया गया है कि मिलियर साम्राज्य बहुत बड़ा है और एम्पर ही इसके सबसे बड़े मालिक हैं। वो कानून से लेकर पैसे तक सारे बड़े फैसले लेते हैं। एक दिन एम्पर के छोटे भाई ग्रीम का एक मैसेज आता है। एम्पर बताता है कि ग्रिम का बेटा यानी उनका भतीजा अपनी जनता पर बहुत जुल्म करता है और अब उसने नशे में एक बहस के दौरान किसी को जान से मार दिया। ये बहुत बड़ा जुर्म था, पर ग्रिम ने कहा कि उसकी गलती है कि उसने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया और वो इसके बदले जुर्माना भरने को तैयार है। नू कहता है कि कानून के हिसाब से ग्रिम ने कोई जुर्म नहीं किया। जैसे बच्चों को अपने माता पिता का कर्ज नहीं भरना पड़ता, वैसे माता पिता को अपने बच्चे की जुर्म की सजा नहीं मिलनी चाहिए। एम्पर कहते हैं कि उन्होंने भी यही सोचा, पर ग्रिम शायद 30,000 रिन देकर अपनी मन की शांति खरीदना चाहता है। नू देखता है कि यह रकम बहुत बड़ी है क्योंकि ये शहर की साल भर की औसत कमाई से 250 गुना ज्यादा है। एम्पर नू से राय मांगते हैं तो नू कहता है कि उसने जुर्म ही नहीं किया, उससे वो पैसे नहीं ले सकते भले ही वो खुद क्यों ना देना चाहे। एम्पर पूछते हैं कि क्या उन्हें कानून बदल देना चाहिए ताकि लोग अपनी मर्जी से जुर्माना दे सकें। वो बताते हैं कि देश की तिजोरी में पैसा कम है और मुसीबतों से निपटने के लिए पैसे की जरूरत है। नू उसकी मजबूरी समझता है, पर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो लोगों को लगेगा कि वो पैसा देकर किसी भी जुर्म से बच सकते हैं। इससे जुर्म बढ़ेगा और सिर्फ अमीर लोग ही जुर्माना भर पाएंगे, जिससे सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नू कहता है कि पैसों की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम है, पर इसे सही रास्तों से सुलझाना चाहिए। नू की बात सुनकर एम्पर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहते हैं कि नू ने उन्हें सही सलाह दी। एम्पर तुरंत एक कागज पर अपनी शाही मोहर लगाकर साइन करते हैं। क्रूज वो कागज नू को देता है और एम्पर कहते हैं कि नू इस महान सोच को देखते हुए वो आज से उसे अपना चीफ एडवाइजर बनाते हैं। एम्पर समझते हैं कि ये सिर्फ एक सम्मान वाला पद है। नू तुरंत उनके सामने एक नया प्लान रखता है। वो कहता है कि हमें लोगों को पैसा देकर सजा से बचाने का मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें पैसे के बदले सम्मान देना चाहिए। जैसे कि जो लोग साम्राज्य को 1,000 रन दान करेंगे उन्हें होनरी नाइट बना दिया जाएगा। नू समझता है कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई इसका गलत इस्तेमाल करके असली पावर ना पा सके, इसलिए बहुत से लोग एम्पर के हाथों ये सम्मान पाना पसंद करेंगे। आखिर जब इंसानों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो सम्मान से ज्यादा इज्जत और नाम की चाहत रखने लगते हैं। एम्पर को ये बात तुरंत समझ में आ जाती है और वो नू के आइडिया से बहुत खुश होते हैं। वो बिना वक्त गवाए ऑस्कर को बुलाने का हुक्म देते हैं। नू कहता है कि उसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में कुछ जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए उसे अब जाना होगा। असल में नू जानता था कि अगर वो वहां रुका तो वो ऑस्कर के काम के बीच में आने लगेगा, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। एम्पर ये समझदारी देखकर मुस्कुराते हैं और उसे जाने देते हैं। जब नू बाहर आता है तो वो देखता है कि सम्राट के नौकर उस घोड़े को घेरे खड़े हुए हैं जो नू के लूथियर के आग से बना हुआ था। सीजू नाम का एक नौकर बताता है कि सब लोग हैरान है कि जमीन इस तरह से कैसे पिघल गई और एक आदमी तो
जादुई देखने के चक्कर में गड्ढे में भी गिर गया। नू को उनकी इस लापरवाही पर हंसी आती है, पर वो सीजू से कुछ पैसे देते ताकि गिरने वाले का इलाज करवाया जा सके। तभी नू की नजर सीजू के हाथ में पड़ी एक चीज पर पड़ती है। सीजू बताता है कि ये 16वें राजकुमार के लिए है, जो अभी सिर्फ 3 साल के हैं और उन्हें कीड़ों की लड़ाई देखना पसंद है। घर जाते हुए रास्ते में नू अपनी जादुई तलवार लेविथन और अंगूठी लूथियर को चेक करने की सोचता है। तभी उसके पास उन दोनों के छोटे जादुई रूप आ जाते हैं और नू उन्हें आपस में लड़वाता है। उसे एहसास होता है कि इन जादुई चीजों के अंदर इनके पुराने मालिकों की लड़ने की तकनीक होती है, जिन्हें देखकर नू बहुत कुछ सीख सकता है। हालांकि लेविथन बहुत ताकतवर था और उसने लूथियर को आसानी से हरा दिया। बग्गी के बाहर से गीगी ये सब देख रही थी और बहुत एक्साइटेड थी। नू उससे पूछता है कि क्या वो फिर से देखना चाहती है और वो खुशी खुशी मान जाती है। नू लूथियर को फिर से बुलाता है और देखता है कि हारने के बाद लूथियर और भी ज्यादा जोश से लड़ रही थी। उन्हें लड़ते देख नू भी ताकतवर हो रहा था, पर सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि पहली बार नू का लेवल बढ़ गया, पर घर पहुंचकर भी नू उन्हें लड़वाता रहता। लूथियर हर बार हारने के बाद और मजबूत होती गई और आखिर में उसने लेविथन के बीचों बीच वार करके उसे पहली बार में हरा दिया। नू लूथियर की तारीफ करता है और देखता है कि उसकी आग वाली शक्ति और बढ़ गई है। नू जॉय से अपनी ताकत देखने को कहता है। जॉय एक जादुई मंत्र से उसके स्टेटस दिखाता है। नू के साथ रहते हुए जॉय ने उसकी मदद करने के लिए बहुत कुछ सीख लिया था। जब देखते हैं कि नू का लेवल अब 3 हो गया, जॉय हैरान थी क्योंकि बिना असली लड़ाई वाले लेवल का बढ़ना उसने कभी देखा नहीं था और ना ही सुना था। नू समझ जाता है कि इन जादुई खिलौने की लड़ाई की वजह से हो रहा है। जॉय को लगता है कि ऐसा तो नू का लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा, पर नू कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। लेवल 1 से 2 होने में सिर्फ एक लड़ाई लगेगी, पर 2 से 3 होने में 10 या उससे भी ज्यादा लड़ाइयां करनी पड़ेगी। इसलिए उसे लगता है कि बार बार एक ही से लड़ना काफी नहीं है, उसे और भी जादुई चीजें इकट्ठा करनी होगी। तभी वहाँ हेनरी आता है और कहता है कि ये बहुत मजेदार है। वो नू से इस नई सोच की तारीफ करता है। हेनरी मेज पर एक छोटा डिब्बा रखता है और बताता है कि मॉन्स्टर नेस्ट अब तैयार है और नू के पहले मिशन का वक्त आ गया। ये एक ऐसी जगह थी जिसे मिलिट्री संभालती थी ताकि राजकुमार वहाँ अपना पहला मुकाबला कर सके। हेनरी कहता है कि जैसे ही नू ये डिब्बा खोलेगा उसे पता चल जाएगा कि उसे अपने साथ कितने सिपाही ले जाने चाहिए। नू डिब्बे खोलता है और हेनरी ये देखकर चौंक जाता है कि डिब्बे में सिर्फ एक नंबर लिखा है। नू कहता है कि इसका मतलब वो अकेला ही काफी है। हेनरी को यकीन नहीं होता क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बाद में जोई बताता है कि कोई नू से मिलने आया है जिसके पास एम्पर का हुक्म है। राइसिया के नाम का आदमी अंदर आता है जो अभी सम्राट का हुक्म लाता है। उसे सम्राट की तरफ ही सम्मान देना पड़ता है, इसलिए नू घुटनों पर बैठकर हुक्म सुनाता है। राइस बताता है कि नू का पहला मिशन अभी टाल दिया गया है और उसे अगले हुक्म तक इंतजार करना होगा। नू बात मान लेता है और जैसे ही खड़ा होता है राइस खुद नू के आगे झुककर उसे सलाम करता है। असल में राइस हेनरी के घर का आदमी था। नू पूछता है कि मिशन क्यों टाल दिया गया। राइस बताता है कि सम्राट नू की ताकत, अकेले लड़ने की काबिलियत देखकर इतने खुश हुए कि वो इस मिशन को बहुत बड़े लेवल पर करना चाहते हैं कि नू की बहादुरी की खबर पूरे साम्राज्य में फैले। नू समझ जाता है कि अब मिशन में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए वो अगले दिन बाजार जाने का फैसला करता है ताकि वो लेविथन और लूथियर जैसी और भी जादुई चीजें ढूंढ सके। नू एलन की दुकान पर जाता है और उससे कहता है कि उसे कोई और भी ऐसी जादुई चीजें चाहिए जिसके पास अपनी खुद की मर्जी हो, जैसे कोई शापित बुढ़िया। एलन माफी मांगते हुए कहता है कि अभी उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। नू को भी तुरंत कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने शार्ली को इशारा किया और शार्ली ने एलन को पैसे से भरी एक थैली दे दी। नू ने एलन से कहा कि वो इन पैसों को रख ले और अगर ऐसी कोई चीज मिले तो उसे खबर कर दे। एलन पहले तो हिचकिचाया, पर नू के समझाने पर उसने पैसे रख लिए और नू की दरिया दिली के लिए उसे थैंक यू बोला। दुकान से बाहर निकलते ही शार्ली थोड़ी हैरान थी। उसने नू से कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि नू ने उसे बिना कुछ कहे इतने पैसे दे दिए। नू उसे समझा ही रहा होता है कि अमीरों के शौक ऐसे ही होते हैं। तभी सड़क पर उन्हें कुछ लोग लड़ते हुए दिखे। एक आदमी एक व्यापारी को जमीन पर पटक कर उसे कोई सामान बेचने के लिए धमका रहा था। व्यापारी चिल्ला रहा था कि वो सामान किसी और के लिए बुक हो चुका है, पर वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। नू से रुकने को कहा। वो आदमी नू को देखते ही पहचान गया कि बुद्धिमान राजकुमार है। उसने अपना नाम डालमे बताया और कहा कि वो राजकुमार गिलबर्ट के घर का आदमी है। डालमे ने बड़े घमंड के साथ कहा कि वो कानून जानता है और मिनिस्ट्री के लोगों पर आसानी से कोई केस नहीं चल सकता। नू को पहली बार बहुत गुस्सा आया। वो जानता था कि राजकुमारों के नौकर खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। नू ने डालमे को याद दिलाया कि भले ही वो उसके भाई के घर का आदमी है, पर राजकुमार के सामने उसे झुककर बात करनी चाहिए। डालमे को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर नू ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। नू ने शार्ली को उसे पकड़ने का हुक्म दिया। शार्ली ने झट से उसे दबोच लिया। सबके सामने नू ने ऐलान किया कि डालम ने एक राजकुमार की बेइज्जती की है और उसे उसकी सजा मिलेगी। नू ने शार्ली से कोड़े मांगे और उसे खम्भे से बांध दिया गया। डालमे गुस्से में नू को धमकी देने लगा, पर नू ने शार्ली से कहा कि अगर उसके अपने घर का कोई आदमी भी जनता पर जुल्म करता तो वो उसे मौत की सजा देने से हिचकिचाता नहीं। ये सुनते ही डालमे के चेहरे पर डर सा
साफ दिखने लगा। नू वहां से चला गया और कुछ देर बाद शार्ली ने आकर बताया कि डायलन ने दम तोड़ दिया है। नू ने उसे पुलिस रिपोर्ट तैयार करवाने और अपने लिए हथकड़ी लाने को कहा। नू खुद को हथकड़ी लगाकर राजकुमार एल्बर्ट के सामने माफी मांगने पहुंचा। एल्बर्ट के बटलर ने उसे अंदर बुलाया। नू ने सारी बातें बताई तो एल्बर्ट ने कहा डायलन सजा के ही लायक था क्योंकि उसने एक राजकुमार का अपमान किया था। एल्बर्ट ने ये भी झूठ बोल दिया कि डायलन को उसने बहुत पहले एक काम से निकाल दिया था, इसलिए वो उसके घर का आदमी रहा ही नहीं। एल्बर्ट ने नू की हथकड़ियां खुलवा दी और कहा कि नू ने तो उल्टा उसके नाम को खराब होने से बचा लिया। बाहर आने पर शार्ले ने पूछा कि जब एल्बर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो हथकड़ी पहनाकर माफी मांगने का क्या मतलब था। नू ने समझाया कि असल में एल्बर्ट अंदर से बहुत गुस्से में था, लेकिन क्योंकि अभी एम्पर नू को ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए एल्बर्ट नू से सीधा पंगा नहीं लेना चाहता। अगर नू पहले से ही माफी मांग लेता तो बड़े भाई होने के नाते एल्बर्ट उस बात को लेकर दोबारा झगड़ा नहीं कर सकता था। नू जानता था कि एल्बर्ट उसे अपना दुश्मन मानता है, इसलिए उसने ये सब अपनी सुरक्षा के लिए किया। अगले दिन डॉन ऑर्सरस नाम का आदमी नू से मिलने आया। उसने कहा कि वो कल वाले मामले में नू के फैसले से बहुत इम्प्रेस हुआ और वो नू के नीचे काम करना चाहता है। नू ने उसे काम पर रख लिया, पर उसके जाते हुए नू ने डीलन को हुक्म दिया कि उस आदमी की पूरी बैकग्राउंड चेक किया जाए और उसके बारे में सारी जानकारी निकाली जाए।